हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 जेनेटिक्स। ठीक है, 4 नंबर का चैप्टर है, 4 मार्क्स का चैप्टर है और दो नंबर के 2 क्वेश्चन या एक ही 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कंबाइंड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जेनेटिक्स जिसको हम आनुवंशिकी कहते हैं, आई होप आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा आज से पहले भी। आज इसका मतलब भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो बहुत बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डे टू डे लाइफ में काम आता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जेनेटिक्स की। इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आप हमारी लकी एजुकेशन ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसमें आप कंप्लीट का कंप्लीट चैप्टर, सारे के सारे वीडियो, चैप्टर बाई चैप्टर वीडियोज, नोट्स यहाँ से आप अवेल करा सकते हो। इसके अलावा क्लास 10 के बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं जो आपके मतलब हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के लिए ज़रूरी है। और साथ के साथ में मेरे जितने भी वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन भी ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले मैं बता दूं इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक बार आउटलाइन ले लेते हैं, क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, जेनेटिक्स क्या है, मेंडलिज्म क्या है, डिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट। इसी में से इस बार 4 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए थे, किसमें से, टर्मिनोलॉजी में से। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के 3 लॉ दिए थे इनहेरिटेंस के, मतलब समझेंगे इनहेरिटेंस का मतलब क्या है। 3 लॉ कौन कौन से थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लास्ट में देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये मतलब पूरा की पूरा चैप्टर है। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है। सेकंड वाले चैप्टर में तो बहुत ही ज़्यादा वीडियोज बने हमारे और वाकई में बड़ा भी चैप्टर है, तो इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल हम देखते हैं 2018 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर में। ठीक है, 2018 में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस किसे कहते हैं, एक्सप्लेन द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो ऑब्टेन्ड इन ऑफस्प्रिंग्स व्हेन एबन जनरेशन इज क्रॉस्ड विद द होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट। ठीक है, तो 1+3 नंबर का क्वेश्चन है, ये हम देखेंगे। और 2019 में क्या क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन दी मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन कीजिए विद द एग्जांपल। राइट एनी 2 इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के 2 एग्जांपल आप लिखिए। इस साल क्या क्वेश्चन आया था, 2020 में क्या क्वेश्चन आया था वो भी देख लेते हैं। एक्सप्लेन बैक क्रॉस एंड टेक्स्ट क्रॉस विद एग्जाम्पल, मतलब बैक क्रॉस और टेक्स्ट क्रॉस को एग्जाम्पल सहित समझाना है। तो ये 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब थोड़ा चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आप जानते हैं ह्यूमन बॉडी हो या प्लांट हो, सबकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सेल होती है। आई एम श्योर आप सभी लोग जानते होंगे, जिसको हम कोशिका बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। फिलहाल सेल में और डेप्थ में जाए थोड़ा सा, हालांकि आप उसको 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, पर इतना समझ लो सेल में एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, न्यूक्लियस में क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं और इन क्रोमोजोम्स में एक चीज़ पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं जीन। क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। अब ध्यान रखना, हमारे मम्मी पापा के या हम कहें हमारे पेरेंट के जो करेक्टर्स हैं, करेक्टर्स मतलब गुण, वो हमारे अंदर कैसे आते हैं, वो आते हैं बिकॉज ऑफ दिस जीन्स ओनली। आपने सुना होगा ना कि अपना परिवार में सुना होगा कि ये जो बेटा है अपना, ये अपनी मम्मी पे गया है, या ये जो रामू है इसके पापा पे गया है, रामू की नाक इसके मम्मी की सी है और श्यामू की आँखें जो हैं इनके पापा की सी हैं, भोलू के जो बाल हैं इसके दादी के से हैं। ऐसे करके सुना है कि नहीं सुना, मतलब हम लिंक करते हैं कि ये इसकी मम्मी पे गया, ये इसके पापा पे गया, इसकी दादी पे गया, इसके दादा पे गया है। ये लिंक करते हैं कि नहीं करते। तो भाई अपने जो पेरेंट के जो करेक्टर्स हैं, जो गुण हैं, जो ट्रेट्स हैं, वो उसकी संतान में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, संतान में। तो आ किसके थ्रू रहे हैं, उनको ला कौन रहा है, उनको लाने वाले जो चीज़ है वो है जीन। क्या है, जीन। और ये जीन किसके अंदर पाए जाते हैं, सेल में, और सेल के अंदर क्रोमोजोम्स, और क्रोमोजोम्स कहाँ पे पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो इस जीन का हम बार बार जिक्र करेंगे, तो ध्यान रखना जीन किस में होता है, सेल में होता है। ठीक है, और यही सारी की सारी इंफॉर्मेशन रखता है। अब हम देखेंगे जेनेटिक्स की इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा जान लेते हैं कि जेनेटिक्स का मतलब क्या है, जिसको हम आनुवंशिकी बोले, और पूरा की पूरा चैप्टर इस पे आधारित है। देखो, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस कॉल्ड जेनेटिक्स, मतलब बायोलॉजी की वह ब्रांच जो हेरिडिटी के बारे में और वेरिएशंस के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हेरिडिटी आ गई। ठीक है, पहले समझ लेते हैं हेरिडिटी का मतलब क्या है। ठीक है, तब डेफिनेशन और समझ में आ जाएगी। देखो, हेरिडिटी का मतलब क्या है या हेरिडिटिक करेक्टर्स कौन से होते हैं।
ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरियस कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दीज कैरेक्टर्स आर हेरेडिटी कैरेक्टर्स। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और यही कैरेक्टर्स क्या कहलाते हैं, हेरेडिटी कैरेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे इसकी मम्मी के बाल, ये जो गुड़िया दिखा रखी है इसकी मम्मी के बाल किससे, इससे मिलते हैं गुड़िया से, तो ये कैरेक्टर हो गया, तो ये कैरेक्टर किस में ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे हो गया। इसके बाल, इसके घुंघराले वाले ये इससे मिल रहे हैं, ठीक है, और इनकी वेशभूषा भी आपस में मतलब इनकी शक्ल एक जैसी मिल रही है। तो मतलब आपने देखोगे ना, हमारे मैं अपने ऊपर लेकर चलते हैं, अपने जो मम्मी पापा के जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे अंदर आ गए। मम्मी पापा वाली एक जनरेशन हो गई, हमारी दूसरी जनरेशन हो गई, जनरेशन मतलब पीढ़ी, तो हमारी पिछली पीढ़ी के जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे अंदर आ रहे हैं। दैट इज जो आ रहे हैं, जो कैरेक्टर्स जो आ रहे हैं उनको हम बोलते हैं हेरेडिटी कैरेक्टर्स, ठीक है। और हेरिडिटी कैरेक्टर्स की स्टडी कहाँ पर करते हैं, हेरिडिटी में करेंगे। तो हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, वेरिएशन मतलब बदलाव। अब ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे मम्मी पापा सेम टू सेम हम बन जाते हैं ना, कुछ लक्षण हमारे पापा के होंगे, कुछ लक्षण हमारी मम्मी के होंगे, हो सकता है थोड़ा सा कुछ डिफरेंस भी आए, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। तो जेनेटिक्स एक बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जहाँ पर हेरिडिटी कैरेक्टर्स के बारे में तो स्टडी करते ही करते, साथ ही साथ में वेरिएशंस के बारे में भी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। तो सबसे पहले जो जेनेटिक्स शब्द है इसको यूज किया था वाटसन ने। किसने किया था, वाटसन ने सबसे पहले इसको यूज किया था 1905 में, आज से लगभग 100 साल से भी ज़्यादा साल पहले। द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जीन, और ये जीन से ही क्या बना है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में देखोगे तो टिक्स को हटा दो, जीन, तो जीन जो वर्ड है ग्रीक वर्ड है, और जीन से ही क्या बना है, जेनेटिक्स। और जीन क्या है, यही है असली चीज, यही है अपनी एकमात्र चीज, यही फैक्टर है जो क्या करता है, कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाला, यही है जीन। और जीन की स्टडी जहाँ पे करते हैं, जीन से संबंधित जिन चीज़ों की स्टडी करते हैं, दैट इज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में किसकी स्टडी करेंगे, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस की स्टडी करते हैं। हेरिडिटी कैरेक्टर्स कैसे कैरेक्टर होते हैं, ऐसे कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरे कैरेक्टर में ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स, ठीक है। अब हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के बारे में समझते हैं। हेरिडिटी, अभी हमने देखा था हेरिडिटी कैरेक्टर्स, हेरिडिटी कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर मतलब जो अपनी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ऐसे कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, वो तो हो गए हेरिडिटी कैरेक्टर्स। अब हेरिडिटी का मतलब क्या है, हेरिडिटी का मतलब है कैरेक्टर्स का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, या पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाना। जैसे ये पेरेंट है, ये इसका बच्चा है, बच्चे को हम क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग मान लो, संतान बोल लो। तो द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। मतलब जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर कौन से होते हैं, जो हमारे माता पिता में पाए जाते हैं, उन कैरेक्टर्स का संतान के अंदर, माता पिता के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका संतान के अंदर ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंटल मतलब माता पिता वाली जनरेशन से, ऑफस्प्रिंग मतलब संतान में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं या ट्रांसमिशन होना, ये क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। यहाँ पर देखो ये बच्चा है, इसकी मम्मी और ये इसके पापा हैं। अब आप देखो क्या क्या कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, ठीक है। मुंह बिल्कुल फटा हुआ है, किसकी तरह, मम्मी की तरह, किसकी तरह, मम्मी की तरह। और क्या चीज़ें मिल रही हैं, और देखोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। क्या मिल रहा है, नाक इसकी जो है इसके पापा पे गई है, किस पे गई है, पापा पे गई है। तो इनको गौर से देखो, तो इस बच्चे में जो करेक्टर मिलेंगे, इसके भी मिलेंगे और इसके पापा के और इसकी मम्मी के, ठीक है। तो करेक्टर्स का हेरिडिटी करेक्टर, आप ध्यान देना, जब भी बात आ जाए हेरिडिटी करेक्टर मतलब ऐसे करेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, उनको हेरिडिटी करेक्टर्स कहते हैं, पहली बात। और हेरिडिटी कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना या पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाना क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। तो हेरिडिटी का मतलब क्या है, किसी चीज़ का एक जनरेशन से दूसरी चीज में जनरेशन में जाना। और सबसे पहले जो हेरिडिटी शब्द है इसको कॉइन किया था या सबसे पहले यूज किया था स्पेंसर ने, और कब किया था, 1863 में। तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस अकर अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। अब देखो 9th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा सेल साइकिल, ठीक है। सेल साइकिल में आपने देखा होगा, सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ा था, सेल डिवीजन में मियोसिस और माइटोसिस पढ़ा था, ठीक है। तो वहाँ पे आपने चीज़ें देखी होंगी कि जब ये मियोसिस होता है उसके दौरान कुछ वेरिएशन होता है। क्या होता है, और वेरिएशन क्यों होता है, क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से। क्या होने की वजह से, क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, तो क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मम्मी और पापा के दोनों के लक्षण इनमें आगे, ठीक है, वेरिएशन की वजह से। तो ये ध्यान रखना,
ये वेरिएशन किस वजह से आते हैं, क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से। और क्रॉसिंग ओवर कब होती है, मियोसिस के दौरान। और मियोसिस क्या है, कुछ नहीं है, सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल मत जाना, बस इतना समझ लो मियोसिस सेल डिवीजन का टाइप है। और जब मियोसिस होता है तब क्या होता है, जीन क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से वेरिएशंस आते हैं किसमें, संतान में, ठीक है। तो बस इतना सा याद रखना है हेरिडिटी में। अगला एक है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, जेनेटिक ट्रेट और करेक्टर दैट इज पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। मतलब माता पिता के जो करेक्टर हैं किस में चले जाएं, ऑफस्प्रिंग में चले जाएं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब भाई साहब हम डिस्कस करेंगे द फादर ऑफ जेनेटिक्स। कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल। जॉन मेंडल जी को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन तो सीधा सीधा बन गया। और इन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे, ये देख सकते हो मटर, व्हाट ए ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी मटर है, खाने का मन कर रहा होगा आपका, मगर है नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं तो सर्दियों में खा लेना, ठीक है। तो भाई जेनेटिक्स के जो फादर हैं वो कौन है, ग्रेगर जोहन मेंडल। किस पर एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने, मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किए थे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं ग्रेगर जोहन मेंडल के बारे में, जिनका जन्म 1822 में और मृत्यु के हुई थी 1884 में हुए थे। ये ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, मॉन्क, ठीक है। इन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने जो ही थॉट दैट इन हेरिटेबल फैक्टर्स रिटेन देयर इंडिविजुअलिटी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब ये कह रहे हैं, इन पहले जीन्स नहीं बोला इन्होंने क्या बोला था, जीन्स को हेरिटेबल फैक्टर्स बोला था। ये कह रहे हैं कि ये जो हेरिटेबल फैक्टर्स हैं या जीन्स होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होते हैं, पास्ड होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जोहन मेंडल, ठीक है। कहाँ के थे, ऑस्ट्रियन प्रीस्ट थे, प्रीस्ट ऐसे बोलते हैं, चर्च के पादरी थे। चर्च के पादरी होते समय इन्होंने क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे बहुत सारे प्लांट्स पर। यहाँ पे तो बता रखा 30,000 मटर के प्लांट पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए 1856 से लेकर 1863 के बीच में, ठीक है। और शुरुआत में जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तो कुछ रिजल्ट आए और इन्होंने सारी दुनिया को अपने रिजल्ट बताए, मगर किसी ने इन पर क्या नहीं किया, भरोसा नहीं किया। बाद में इनकी दोबारा से क्या होती है, रीडिस्कवरी होती है। अब हम देखते हैं बुक में क्या दे रखा है। सबसे पहले मेंडलिज्म। मेंडलिज्म का मतलब क्या है, मेंडल से संबंधित है, ठीक है। तो पहली बात, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनका जन्म 1822 से 1884 के बीच हुआ था। ध्यान रखना, साइंस में कभी भी डेट नहीं पूछी जाती है, ऐसी डेट तो नहीं पूछेंगे किसका जन्म कब हुआ और किसका कब नहीं हुआ, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक डेट पूछी जाती है, वो मैं आपको बता दूंगा। फिर भी एक आइडिया रखना, 1822 में जन्म हुआ था और 1884 में इनकी डेथ हो जाती है। इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इन्होंने मेंडल ने क्या प्रपोज किया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किया था इन प्लांट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब पहली बार इन्होंने बताया, मतलब पहली बार बताया कि भाई माता पिता से या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होते हैं, करेक्टर ट्रांसफर होते हैं। इनहेरिटेंस के बारे में बताने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनको इसलिए क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, जो कि बायोलॉजी की एक ब्रांच है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822। कहाँ पे हुआ था, एक विलेज का नाम दे रखा है, सिलीसन विलेज, हेंजेनडार्फ, स्टेट ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1884। पहली बात तो ध्यान रखना, जो ऑस्ट्रिया है इसको कंफ्यूज मत करना ऑस्ट्रेलिया से। ये जो ऑस्ट्रिया है ये आता है आपका कहाँ पर, यूरोप में आता है। आज की डेट में ऑस्ट्रिया देखने को मिलेगा, वो इसके ऑस्ट्रिया के ऊपर जर्मनी है और इसके कई सारे कंट्रीज के आसपास हैं, जैसे हंगरी, स्लोवाकिया, चेक और नीचे इटली, ये कई सारे, स्विट्जरलैंड, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये वही ऑस्ट्रिया है, ये वही ऑस्ट्रिया जो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ते हो, ठीक है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा था ना, ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया, वही वाला ऑस्ट्रिया, ये प्रशिया और ऑस्ट्रिया जो कट्टर दुश्मन थे एक दूसरे के, ठीक है ना। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 में और डेथ कब होती है, 1884 में होती है। ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। अगर ये भी भूल जाए तो बता देना ऑस्ट्रिया में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इन्होंने जैसे ही फिलॉसफी में डिग्री रिसीव की तो ये प्रीस्ट बन जाते हैं चर्च के। कहाँ का चर्च था, ब्रन, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में एक जगह है ब्रन, यहाँ के चर्च के क्या बन जाते हैं, प्रीस्ट बन जाते हैं, चर्च के पादरी बन जाते हैं। जैसे उन्होंने फिलॉसफी में क्या ले ली, डिग्री ले ली, शायद जॉब नहीं मिली होगी इसलिए क्या बन गए, पादरी बन जाते हैं। मेंडल परफॉर्म्ड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी। ध्यान देना, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए, मतलब मटर के एक प्लांट को दूसरे प्लांट से क्या कराया, क्रॉस कराया। तो ये क्रॉसिंग ओवर होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के अभी हम देखेंगे कैसे किए थे, वो बाद में देखेंगे, फिलहाल इतना समझ लो। इन्होंने जो गार्डन पी होती है, जिसका बॉटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी, तो आपको बताना है पाइसम सेटाइवम।
तो 7 साल तक इन्होंने गार्डन पेपर क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे। 1856 से लेकर 1863 के बीच में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। बाद में इन्होंने अपनी कंक्लूजन और फाइंडिंग्स, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष निकाला और अपना जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनको एक रिसर्च पेपर में क्या किया, पब्लिश किया। ठीक है, किस तो ही प्रेजेंटेड कंक्लूजन्स एंड फाइंडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर इन फ्रंट ऑफ ब्रन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इन 1865। तो 1865 में ब्रन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने अपने रिसर्च पेपर इन्होंने पब्लिश किया 1865 में। दीज पेपर्स वर पब्लिश्ड इन द एनुअल मैगजीन ऑफ द सोसाइटी अंडर द टाइटल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। यही जो इनके रिसर्च पेपर थे इनको एनुअल मैगजीन ऑफ सोसाइटी में भी पब्लिश किया गया था। किस नाम से? एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन के दौरान क्या करते हैं, दो चीज़ लेते हैं और दोनों की प्रॉपर्टी को मिला के तीसरी चीज़ हम बना देते हैं। मान लो एक गाय ले ली जो ज़्यादा दूध देती है, दूसरी गाय ले ली जो मतलब हष्ट पुष्ट है, ये ज़्यादा दूध दे रही है, सपोज ये मतलब हल्की है, दूसरी कैसी है, हष्ट पुष्ट है। तो दोनों की प्रॉपर्टी मिला दी तो तीसरी कैसी बन जाएगी, हष्ट पुष्ट भी बन जाएगी और दूध देने वाली भी बन जाएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन के दौरान क्या होता है, 2-3 कैरेक्टर्स को मिला के एक सिंगल स्पीसीज में उनको मतलब ले लिया जाता है। एक ऐसी स्पीसीज तैयार कर ली जाती है जो 2 स्पीसीज के कैरेक्टर को इनहेरिट करती है। ठीक है ना, क्रेगर जन्ममंडली अभी चल रहा है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी मेंडल प्रपोज्ड लॉ ऑन इनहेरिटेंस। ध्यान देना, मेंडल ने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर किस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, पी मतलब मटर पर जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे उनके आधार पर इन्होंने अपने लॉ प्रपोज किए। और किससे संबंधित थे, लॉ ऑन इनहेरिटेंस। कैसे मटर के एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो कैरेक्टर्स होते हैं ट्रांसफर होते हैं, इनके आधार पर इन्होंने जो 6-7 साल लगातार एक्सपेरिमेंट किए थे उन पर इन्होंने लॉ बनाए। और उन्हीं लॉ को क्या बोला जाता है, मेंडलिज्म। क्या बोला जाता है, मेंडलिज्म बोला जाता है। तो मेंडलिज्म का मतलब क्या है, तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनके आधार पर जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे उन्हीं को मेंडलिज्म के नाम से जाना जाता है। तो ये है ऑस्ट्रिया, में कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस, और साइंस में बायोलॉजी चल रही है, चैप्टर नंबर 3 जेनेटिक्स। इससे पहले हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी और कुछ इंट्रोडक्शन ले लिया था चैप्टर का। और मैंने बताया था कि जो हमारे जेनेटिक्स के फादर हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, जो कि ऑस्ट्रिया के थे, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया के थे, जो कि यूरोप में एक कंट्री है। और इन्होंने मटर के पौधे पर, किसके पौधे पर, मटर के पौधे पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। और इन्हीं एक्सपेरिमेंट की वजह से इन्होंने फिर मतलब एक ब्रांच की नींव रख दी। और कौन सी ब्रांच की नींव रख दी, जेनेटिक्स की, जहाँ पर हम क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने वाले कैरेक्टर्स या ट्रेट्स की स्टडी करते हैं। आपने देखा होगा, मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था, बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो माता पिता से उसके बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स या इनहेरिट मतलब जेनेटिक कैरेक्टर्स बोलते हैं। और इस प्रॉपर्टी को या फिर इस जो ट्रांसफ़र होने के प्रोसेस को हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, हेरिडिटी मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है, तो अब हम कुछ आगे और भी चीज़ें देखेंगे इस चैप्टर से संबंधित। पहली बात, व्हाट आर द रीजन्स फॉर मेंडल सक्सेस। एक क्वेश्चन बनता है कि मेंडल्स के सफल होने के क्या कारण थे। भैया मेंडल ही क्यों सफल हुए, इससे पहले कुछ और लोगों ने भी ट्राई किया, वो क्यों सफल नहीं हुए, कि इन्होंने ही मतलब जेनेटिक्स के मतलब ये फादर कहलाए, क्यों इनको सफलता मिली। तो इनकी सफलता के कुछ कारण हैं, तो वो कारण हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या कारण हैं इनकी सफलता के। पहला, ही स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम। पहली बात तो ध्यान रखना, इन्होंने मटर के पौधे पर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, लगातार 6-7 साल एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को स्टडी किया। किसको प्रॉपर्टी किया, एक ही प्रॉपर्टी को। जैसे बीज है, ये मटर का ये सीड है, सीड गोल है या झुर्रीदार है, या सीड का कलर येलो है या ग्रीन है, ऐसे करके इसकी 6-7 प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैं आगे बताऊंगा। तो इन्होंने क्या किया था, सिर्फ एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया था। जैसे मैं एक बार में बता ही देता हूं आपको। ये देखो आप, यहाँ पर मटर का जो प्लांट होता है उसके कैरेक्टर्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, कैरेक्टर्स। पहला कैरेक्टर क्या है, फ्लावर का कलर पर्पल है या वाइट है। प्लांट की हाइट टॉल है या शॉर्ट है। सीड का कलर येलो है या ग्रीन है। सीड की शेप राउंड है या रिंकल है।
पोड कलर, फली जो होती है उसका कलर ग्रीन है या येलो है, पोड की शेप इन्फ्लेटेड है या कॉन्स्ट्रिक्टेड है, और फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है या टर्मिनल है। तो ये 7 करेक्टर हैं। कितने करेक्टर हैं? 7 करेक्टर्स हैं। तो मेंडल भाई साहब ने एक बार में सिर्फ एक ही करेक्टर की स्टडी की थी, ऐसा नहीं कि एक ही बार में कई सारे करेक्टर्स को एक साथ में ले लिया। ये बहुत बड़ा रीजन रहा मेंडल के सफल होने का, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पहला कारण समझ में आ गया, ही स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर एट ए टाइम। एक बार में एक ही करेक्टर की इनहेरिटेंस को इन्होंने क्या किया था? स्टडी किया था कि कैसे एक करेक्टर पेरेंट जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग में मतलब जाता है, पेरेंटल जनरेशन से बन के ऑफ स्प्रिंग में जाता है, उसके बारे में। दूसरा, ही मेंटेन द स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज देम केयरफुली। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, कई सालों तक एक्सपेरिमेंट किया, मटर का प्लांट बहुत छोटा होता है, एक साल में इसके दो तीन बार मतलब इसके जनरेशन 2-3 जनरेशन को स्टडी किया जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया था? जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे सबका इन्होंने रिकॉर्ड रखा। स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड का मतलब सारा की सारा इन्होंने डेटा रखा, सारे के सारे डेटा को फिर इन्होंने क्या किया? एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद फिर ये कोई कंक्लूजन लेकर आए, फिर कोई फाइंडिंग इन्होंने दी। तो पहली बात, आप जब भी कुछ भी करते हो तो उसका डेटा होना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने भी सारी चीज़ों का क्या रखा? डेटा रखा, प्रूफ रखा, और उनको केयरफुली एनालाइज किया कि क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं हर एक्सपेरिमेंट के बाद, ठीक है। फिर इन्होंने फाइनली अपने निष्कर्ष निकाले। मेंडल वाज ऑल्सो केयरफुल इन सेलेक्टिंग द प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल इसमें भी बहुत ज़्यादा केयरफुल थे। इन्होंने जो प्लांट का सिलेक्शन किया था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मटर का ही प्लांट क्यों चुना था इसके भी मैं बताऊंगा। इन्होंने मटर का प्लांट चुना था, उसके कई सारे रीजन है, फिलहाल इतना समझ लो। क्योंकि मटर का जो प्लांट होता है, पी जो प्लांट होता है, ये एक ही साल में इसकी 2-3 जनरेशन को स्टडी किया जा सकता है, और इसका जो टाइम होता है बहुत शॉर्ट पीरियड में, मतलब इसकी कई सारी जनरेशन को स्टडी करने की वजह से ही इन्होंने क्या किया था? मटर के प्लांट को स्टडी किया था। नहीं अगर बड़ा कोई प्लांट ले लेते जिसको मतलब एक ही जनरेशन खत्म होने में 2-3 साल लग जाते तो फिर शायद इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते। तो इन्होंने जो प्लांट का जो सिलेक्शन किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, उसमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या सावधानी बरती थी, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, राइट द रीजन्स फॉर मेंडल सक्सेस। मेंडल के सफल होने के कारण बताओ, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ये 3 पॉइंट आप लिख देना, ठीक है। अब थोड़ा हम फ्लावर के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि मटर पर भी फ्लावर लगता है, ठीक है। तो फ्लावर में यहाँ पे ये जो होता है इसको हम बोलते हैं रिसेप्टल, ठीक है, रिसेप्टेकल। और यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम बोलते हैं ओवेरी, ओवेरी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये ग्रीन कलर की ये पत्ती सी निकली रहती है, इनको सीपल बोलते हैं। और यहाँ पे जो फूल का जो कलरफुल ये पंखुड़ी सी होती हैं, पंखुड़ियाँ, ठीक है, इनको पीटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीटल। अब मेन चीज़ ध्यान रखना, अब इसको देखो गौर से, ये वाली जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नीचे वाला जो पार्ट है ये है फूला हुआ जो पार्ट है, ये फूला सा, इसको ओवेरी बोलते हैं, और यहीं से एग निकलते हैं। यहाँ पे ये जो बीच वाला भाग है इसको स्टाइल बोलते हैं, ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये फीमेल वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ये फीमेल वाला पार्ट है। 3 चीज़ आती है इसमें, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ठीक है। बाकी ये वाला पार्ट है, ये मेल पार्ट है। ऊपर इसमें एंथर है, क्या है? एंथर। और एंथर में पाए जाते हैं पोलन ग्रेन्स, और ये जो है ये फिलामेंट है। एंथर से पोलन ग्रेन्स कहाँ पर आ जाते हैं? स्टिग्मा पर आते हैं, और स्टिग्मा से ओवेरी में जाते हैं। तो फिर क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है। मैंने दोबारा और एक जूम वर्जन देख लेते हैं। ये ओवेरी है, क्या है? ओवेरी। ओवेरी में ओव्यूल पाए जाते हैं या एग पाए जाते हैं। ये वाला भाग आपको पता है क्या है? स्टाइल है, पोलन ट्यूब भी बोल देते हैं। ऊपर स्टिग्मा है, ये पीटल है, ये एंथर है, एंथर के नीचे फिलामेंट है, और इस दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? स्टामेन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन ट्यूब, ओवेरी, इनको मिला के क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। तो पिस्टिल फीमेल पार्ट है, स्टामेन मेल पार्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये वाला हो गया ओवेरी, स्टाइल, स्टिग्मा, फीमेल पार्ट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, जो क्या कहलाता है? पिस्टिल कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया वही चीज़ है। यहाँ पे ये स्टामेन है, क्या है? स्टामेन है, और एंथर्स दिखा रखे हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या है? क्योंकि ये वर्ड भी आ गया, तो पॉलिनेशन का मतलब है, देखो मैंने अभी बताया, जो फ्लावर होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, फीमेल पार्ट और मेल पार्ट। फीमेल पार्ट में जैसे स्टिग्मा हो गया, फीमेल पार्ट है, ये नीचे ओवेरी होगी, ये भी फीमेल पार्ट है। इधर ये वाला पार्ट एंथर है, ये वाला पार्ट भी एंथर है। एंथर में पाए जाते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या पाए जाते हैं? पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। और ये है एक प्रकार का प्लांट रिप्रोडक्शन। प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है उसका एक टाइप है, ठीक है। तो बारे में बता रहा हूँ, पॉलिनेशन का मतलब क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम मेल एंथर टू फीमेल स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अगर एंथर से पोलन स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाते हैं तो ये चीज़ क्या कहलाती है? पॉलिनेशन कहलाती है। और इसके बाद हो जाता है फर्टिलाइजेशन।
अब देखो फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन के भी दो प्रकार हैं, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है, अगर एक ही फ्लावर के एंथर से पोलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाते हैं तो ये कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है, ये एक फ्लावर का प्लांट है और ये दूसरा है, तो एक फ्लावर के प्लांट से पोलन ग्रेन्स का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो मेंडल ने क्या करवाया था, क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा करवाया था, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में हम क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर के क्या ले लेते हैं हम, पोलन्स को दूसरे फ्लावर के कहाँ पर रख देते हैं, स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, और यही चीज़ क्या कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाता है। तो सेल्फ में तो क्या था, उसी प्लांट के जो पोलन होते हैं उसको स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्रॉस में क्या होता है, किसी दूसरे से ट्रांसफ़र करके यहाँ पर डाल देते हैं। और क्रॉस में एक चीज़ ध्यान रखना, एंथर को रिमूव कर दिया जाता है, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। ध्यान रखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जब क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं तो एक फ्लावर जो होता है उसके मेल पार्ट को हटा देते हैं, मतलब एंथर्स को हटा देते हैं, और यहाँ पर पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर से ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है, तो पहली बात तो ध्यान रखना, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, स्टिग्मा फीमेल पार्ट है, एंथर और फिलामेंट मेल पार्ट है। तो ये जो एंथर होता है इसी से पोलन ग्रेन कहाँ पर आते हैं, स्टिग्मा पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ खास बात क्या ध्यान रखनी है कि आपको ये कट कर दिए जाते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या कट कर दिया जाता है, एंथर्स को हटा दिया जाता है और किसी दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कहाँ पर, स्टिग्मा पर, ठीक है। वाई पी, आप देखो पी क्यों लिया था उन्होंने, मटर क्यों लिया था, क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस ट्रू ब्रीडिंग जनरेशंस, ठीक है। ये तो खैर वैसे ही डायग्राम है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। एक चीज़ और याद रखनी है आपको, इमेस्कुलेशन का मतलब क्या है, तो देखो इमेस्कुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेल पार्ट एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर। देखो इमेस्कुलेशन का मतलब क्या है कि फ्लावर में से मेल पार्ट, कौन सा है मेल पार्ट, एंथर को रिमूव करना ही क्या कहलाता है, इमेस्कुलेशन कहलाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना बस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बेसिक्स तो हो गया खत्म। अब हम देखते हैं कि मेंडल ने मटर के प्लांट को ही क्यों चुना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट स्टार्ट करते हैं, क्यों मेंडल ने मटर के पौधे को ही चुना था। तो यहाँ 4-5 कारण दे रखे, ये पेपर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना। पी प्लांट इज एनुअल, देयरफॉर इट इज पॉसिबल टू स्टडी मैनी जनरेशंस ऑफ पी इन शॉर्ट टाइम। पहली बात तो पी प्लांट कैसा होता है, वार्षिक होता है, और एक ही साल में इसकी कई सारी जनरेशंस को स्टडी किया जा सकता है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। नहीं बाकी प्लांट कैसे होते हैं, बहुत लंबा समय लगता है एक जनरेशन को फिनिश होने में, ठीक है। तो यहाँ पे एक साल के अंदर कई सारी जनरेशंस को स्टडी किया जा सकता है, ये सबसे पहला कारण है कि मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। दूसरा, पी प्लांट प्रोड्यूसेस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। पी प्लांट में क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, मतलब मेल पार्ट भी पाया जाता है और फीमेल पार्ट भी पाया जाता है। मैंने अभी बताया था, मेल पार्ट क्या होता है, आपका स्टामेन होता है, फीमेल पार्ट पिस्टिल होता है, ठीक है। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। हैंस इट इज पॉसिबल टू गेट ए प्योर लाइन ऑफ होमोजाइगस प्लांट थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कराकर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, होमोजाइगस प्लांट प्राप्त कर सकते हैं। देखो ये जो टर्म है 2-3, इनकी एक मैं टर्म्स की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे आपको क्लियर पता चल जाएगा। फिलहाल यूँ समझ लो कि होमोजाइगस प्लांट ये मतलब प्राप्त कर सकते हैं, मतलब प्योर होमोजाइगस मतलब एक ही प्रकार के, ठीक है, उसको बोलते हैं होमोजाइगस। और हेट्रोजाइगस मतलब दो अलग अलग, ठीक है। तो होमोजाइगस जो है प्लांट्स रिसीव किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं, किसके द्वारा, पी प्लांट के द्वारा, क्योंकि पी प्लांट कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है, एक ही फूल में मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कैन बी डन इजिली विद द हेल्प ऑफ इमेस्कुलेशन ऑफ फ्लावर्स। अभी मैंने बताया था इमेस्कुलेशन क्या होता है, कि किसी फ्लावर में से मेल पार्ट को रिमूव करना, एंथर को रिमूव करना क्या कहलाता है, इमेस्कुलेशन कहलाता है। तो एक फ्लावर में से मेल पार्ट को हटा दो और उसको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा दो, मतलब किसी दूसरे प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करा दो, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन कराना आसान है, मतलब दो प्रॉपर्टीज को, दो क्वालिटीज को मिला सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब हाइब्रिडाइजेशन कराया जा सकता है, क्या कराया जा सकता है, हाइब्रिडाइजेशन कराया जा सकता है। अलग अलग वैरायटी के दो जो प्लांट लेके उनका क्रॉस पॉलिनेशन कराया जा सकता है, जिससे एक नई ब्रीड हमें मिल सकती है। तो ये एक और मतलब ये कारण था कि इन्होंने मटर के पौधे को चुना था। वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स आर प्रेजेंट इन पी प्लांट। मैंने बताया था कि 7 करेक्टर पाए जाते हैं, जो स्टार्टिंग बताया था मटर के प्लांट में। तो 7 करेक्टर्स की क्या की जा सकती है, स्टडी की जा सकती है। तो ये 4 कारण है, मैं दोबारा बता रहा हूँ,
पी प्लांट का टाइम जो होता है एनुअल होता है और इसमें एक शॉर्ट टाइम में कई सारी जनरेशन को स्टडी किया जा सकता है। पी प्लांट बाइसेक्सुअल होता है, इसीलिए हम सेल्फ पॉलिनेशन कराकर होमोजाइगस प्लांट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इमेस्कुलेशन ऑफ फ्लावर्स, मतलब फ्लावर्स में से मेल पार्ट को हटा के आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया जा सकता है। और पी प्लांट में कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स पाए जाते हैं, कई सारे इसमें कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जिनकी हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। यही कारण थे जिसकी वजह से मेंडल भाई साहब ने किसको सेलेक्ट किया था, पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। तो 2 नंबर का फिर क्वेश्चन बन सकता है, वाई मेंडल सेलेक्टेड ओनली पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो इनमें से आप 2 भी लिखे होगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब है 7 पेयर्स ऑफ इनहेरिटेबल ट्रेट्स एज सेलेक्टेड बाय मेंडल। तो कौन से 7 पेयर्स हैं, ये 7 पेयर्स हैं जो किस में पाए जाते हैं, पी प्लांट में पाए जाते हैं। 7 कैरेक्टर्स हैं। 7 कैरेक्टर कौन कौन से हैं मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ कि अब इनमें एक तो है डोमिनेंट ट्रेट और दूसरा है रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट मतलब अगर मान लो F1 जनरेशन मिलेगी तो पहले मतलब जो कैरेक्टर आएगा वो डोमिनेंट आएगा। ठीक है, F1 जनरेशन, अब वो आगे समझाऊंगा। फिलहाल ये डोमिनेंट रिसेसिव का क्या मतलब है फिलहाल तो आप समझते जाओ, क्योंकि जब तक वो टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आएगी तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो फ्लावर का कलर पर्पल और वाइट, पहला कैरेक्टर ये हो गया। प्लांट की हाइट दूसरा करेक्टर हो गया। सीड का कलर तीसरा करेक्टर। सीड शेप चौथा करेक्टर। पोड कलर पांचवा करेक्टर। पोड शेप छठवां करेक्टर। फ्लावर पोजीशन ये 7वां करेक्टर। पोड मतलब फली। तो ये 7 करेक्टर्स हैं, ध्यान रखना, पूछे जा सकते हैं कौन कौन से करेक्टर्स पाए जाते हैं किस में, पी प्लांट में। यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है फली का रंग हरा या पीला, फली की आकृति फूली हुई या सिकड़ी हुई, बीज का रंग पीला या हरा, बीज की आकृति गोल या झुर्रीदार, पुष्प का रंग धूसर बैंगनी या श्वेत सफ़ेद, पुष्प की स्थिति अक्षीय या ग्रस्त, पादप की स्थिति लंबा या बौना। ठीक है, तो ये 7 करेक्टर्स हैं, यहाँ पे सारे मैंने बता रखे हैं, तो इनको हम आगे चल के स्टडी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको आप नोट डाउन कर लेना, इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट द 7 ट्रेट्स ऑफ पी प्लांट, तो 7 करेक्टर पूछे जा सकते हैं, तो आप बता देना फटाक से। तो यहाँ पर हमारा सेकंड लेक्चर फिनिश होता है। हमारी ऐप आ चुकी है लकी एजुकेशन ऐप, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पर आपको वेरियस क्लास 10th के स्मार्ट कोर्सेज लॉन्च करते गए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर। आप अपनी घर बैठे स्टडी कर सकते हो, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोचिंग क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साथ के साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है लकी एजुकेशन, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस ऑफ वीडियोज़। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की साइंस का लेक्चर चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जेनेटिक्स। बायोलॉजी में आता है जेनेटिक्स। ठीक है, और इसके 2 लेक्चर ला चुका हूँ, लेक्चर नंबर 3 है। राजस्थान बोर्ड की साइंस हम कवर कर रहे हैं। पहला टॉपिक है आज का रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। मतलब क्या है रीडिस्कवरी का मतलब है दोबारा से किसी चीज़ की डिस्कवरी करना। मतलब पहले इसके बारे में कोई चीज़ बताई जा चुकी है, फिर उसको दोबारा से क्या कर रहे हैं, रीडिस्कवर किया है। किसके बारे में, मेंडलिज्म के बारे में। मेंडलिज्म का मतलब क्या है, मेंडल भाई साहब ने जो लॉ दिए थे किससे संबंधित, इनहेरिटेंस से संबंधित जो लॉ दिए थे 3, उन्हीं को क्या किया कहा जाता है, मेंडलिज्म कहा जाता है। तो रीडिस्कवरी की ज़रूरत क्यों पड़ी, अब इसलिए ज़रूरत पड़ी कि जब मेंडल ने मतलब एक्सपेरिमेंट किए थे, मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उन्होंने 7-8 साल एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद अपने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया, मगर तब उनको क्या पहचान नहीं मिली, किसी ने मतलब उनकी सुनी नहीं। जब उनकी डेथ होगी बाद में अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग जगह पर और सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए और उनको भी वही रिजल्ट मिले, तब उन्होंने बताया कि हाँ वाकई में जो मेंडल ने कहा था वो चीज़ क्या थी, सत्य थी। और अब हम उनके नाम भी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से साइंटिस्टों ने मेंडल के नियमों की रीडिस्कवरी की थी, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो 1900 की बात है। 1900 में 3 बहुत ही प्रसिद्ध बायोलॉजिस्ट, एमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध बायोलॉजिस्ट, जिनमें हॉलैंड के हैं ह्यूगो डे वेरिज, जर्मनी के हैं कार्ल लॉरेंस और ऑस्ट्रिया के हैं बॉन सेरमार्क। ठीक है, तो ये 3 हैं, ह्यूगो डे वेरिज, कार्ल लॉरेंस, बॉन सेरमार्क। इन्होंने क्या किया था, अलग अलग जगह पर अलग अलग मतलब एक ही टाइम पर क्या कर रहे थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया, तो उनको भी रिजल्ट वही मिले जो बहुत साल पहले किसको मिले थे, मेंडल को मिले थे। ठीक है, तो इन्होंने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क इन हिज ऑनर, और उन्होंने क्या किया, मतलब जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट थे मेंडल के वर्क से मिल रहे थे, इसीलिए उन्होंने मेंडल को श्रद्धांजलि देने के लिए या मेंडल को मतलब एक प्रकार से सच्चा सम्मान देने के लिए उन्होंने ये जो डिस्कवरीज की थी उनको क्या बोला, मेंडलिज्म का नाम दे दिया, मेंडलिज्म। ठीक है, और उन्होंने कहा
कि मेंडल भाई साहब जो है वो है फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स का दर्जा भी दिया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन कौन से 3 साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था। तो बताना है कार्ल कोरेंस, एरिन वॉन शेरमार्क और ह्यूगो डीब्रिज। ठीक है, तो यहाँ पर ये बुक वाला टॉपिक यहाँ पे ये दे रखा है, बाकी तो मैंने सारी चीज़ें ऐसी एक्स्ट्रा बताई थी। तो ह्यूगो डीब्रिज ऑफ हॉलैंड, कार्ल कोरेंस ऑफ जर्मनी, एरिच वॉन शेरमार्क ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है, इन्होंने रीडिस्कवर किया था मेंडल्स के लॉ को कब? 1900 में, जब ये सेपरेटली काम कर रहे थे। मतलब कार्ल कोरेंस अलग से मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ह्यूगो डीब्रिज अलग से कर रहे थे और शेरमार्क अलग से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो तीनों को वही रिजल्ट मिले जो वर्षों पहले किसको मिले थे? मेंडल को। इसीलिए इन्होंने और मेंडल के जो वर्क है उसको क्या नाम दे दिया? मेंडलिज्म। मेंडल के एक्सपेरिमेंट है, मेंडल के जो लॉ है उनको क्या नाम दे दिया? मेंडलिज्म। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे जेनेटिक्स की कुछ टर्मिनोलॉजी। ध्यान रखना, जेनेटिक्स की कुछ टर्मिनोलॉजी जो जेनेटिक्स में काम आती है। ऐसे टर्म्स देखेंगे जो जेनेटिक्स में जनरली आपको सुनने को मिलते हैं। ठीक है, जब हम मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे, तीनों लॉ पढ़ेंगे जेनेटिक्स के, तो वहाँ पे टर्मिनोलॉजी काम आएगी। तो एक एक करके आराम से समझना सारी चीज़ों को। ठीक है, मेंडल्स के लॉ से संबंधित कुछ चीज़ें, और आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी बाद में डिटेल्स में। तो मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पी प्लांट में कितने ट्रेट्स होते हैं, कितने करेक्टर होते हैं। मेनली 7 करेक्टर्स होते हैं। पहला जैसे यहाँ पे दिखा रखा है सीड शेप। सीड का जो शेप होता है राउंड भी हो सकता है, रिंकल भी हो सकता है। सीड का कलर येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। पोड से, पोड का मतलब जो फली होती है वो इन्फ्लेटेड भी हो सकती है और कॉन्स्ट्रक्टेड भी हो सकती है। पोड का कलर, फली का जो कलर होता है वो ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। फ्लावर का कलर पर्पल भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। फ्लावर की जो पोजीशन है वो एक्सियल मतलब साइड में भी हो सकती है, और टर्मिनल मतलब बिल्कुल ऊपर अंत में हो सकती है। और प्लांट का साइज टॉल भी हो सकता है और ड्वार्फ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, प्लांट के साइज अगर टॉल है तो उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल है तो स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में ध्यान रखना। सबसे पहली चीज़ जीन। ठीक है, पहली टर्मिनोलॉजी क्या देखते हैं? देखो, जेनेटिक्स में सबसे छोटी चीज़ क्या है? जीन है। ठीक है, मैं बता चुका हूँ जीन के बारे में। जो जीन होते हैं वो हमारी सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस में क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं और वहाँ पर जीन पाए जाते हैं। और ये जीन ही हैं जो हमारी जो एक पेरेंट से दूसरे मतलब एक पेरेंटल जनरेशन से या माता पिता से अपने लक्षणों को, माता पिता से उनके लक्षणों को उसकी संतान में ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो ले जाने वाली जो यूनिट है वो क्या है? जीन है। और जीन भी किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, द फैक्टर विच कंट्रोल्स ए कैरेक्टर इज कॉल्ड जीन। एक ऐसा फैक्टर जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है उसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल करता है। माता पिता के जो लक्षण है उनको कौन ले जा रहा है? कंट्रोल कौन कर रहा है? उनको जीन कर रहा है। ठीक है, जॉनसन गेव द नेम जीन फॉर द फैक्टर यूज्ड बाय मेंडल। मतलब क्या है इसका? देखो, शुरुआत में जब मेंडल भाई साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो मेंडल ने जीन नाम नहीं दिया इनको। मेंडल ने बोला था फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर है भाई। ये कैसा फैक्टर है? जेनेटिक फैक्टर है जो लक्षणों को, जो कैरेक्टर्स को, जो ट्रेड्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। तो मेंडल ने इनको क्या नाम दिया था? फैक्टर। मगर जॉनसन ने इनको क्या नाम दे दिया? जॉनसन ने जीन नाम दिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। दूसरा है एलिलोमॉर्फ और अलील। एलिलोमॉर्फ और अलील क्या मतलब है इसका? देखो, द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन विच कंट्रोल्स एनी वन कैरेक्टर इज कॉल्ड अलील और अलीलोमॉर्फ्स। मतलब अल्टरनेट फॉर्म, जैसे हमने देखा अभी टॉल प्लांट के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैपिटल टी, और स्मॉल प्लांट के लिए स्मॉल टी। ठीक है, तो अब कोई पूछे कि इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा? कैपिटल टी का अल्टरनेट क्या हो जाएगा? कैपिटल टी का अल्टरनेट हो जाएगा स्मॉल टी। यहाँ हम कह सकते हैं कैपिटल टी का अलील क्या हो जाएगा? स्मॉल टी। स्मॉल टी का अलील क्या हो जाएगा? कैपिटल टी। मतलब अल्टरनेट। ठीक है, द अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए जीन विच कंट्रोल्स एनी वन कैरेक्टर इज कॉल्ड अलील। अब कैपिटल टी किसको कंट्रोल करता है? टॉल को कंट्रोल करता है। ये बताता है कि प्लांट कैसा टॉल है। स्मॉल टी किसको कंट्रोल करेगा? ड्वार्फ को। अगर स्मॉल टी है तो मतलब प्लांट कैसा होगा? ड्वार्फ होगा। ठीक है, एग्जांपल याद रखा, हाइट ऑफ ए प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय ए जीन विच हैज 2 अलील। अब देखो, हाइट जो होती है प्लांट की उसको एक जीन कंट्रोल करता है, टी और स्मॉल टी। अगर टी, ये जो कैपिटल टी है ये दर्शाता है किसको? टॉलनेस को। स्मॉल टी है ये किसको दर्शाता है? ड्वार्फनेस। ड्वार्फ मतलब बौना। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत आसान है। अलीलोमॉर्फ या अलील, ध्यान रखना, ये जो शब्द है ये वाटसन ने दिया था।
और अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, जीन का ये अल्टरनेट फॉर्म होता है कैपिटल टी का स्मॉल टी का कैपिटल टी होता है। ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, अब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी ये क्या एक पेयर है जो अलग अलग लक्षणों को दर्शाता है, कैपिटल टी टॉलनेस को, स्मॉल टी ड्वार्फनेस को। ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर लिखा है, कैपिटल आर मतलब फॉर राउंड के लिए, स्मॉल आर रिंकल के लिए, ठीक है, ऐसे करके हम ले सकते हैं। यहाँ पे बी और स्मॉल बी ले रखा है, बी फॉर पर्पल एलील और छोटा बी व्हाइट एलील, ठीक है। तो एलीलोमॉर्फ या एलील क्या होते हैं, अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं किसके, जीन के अल्टरनेट फॉर्म्स, ठीक है। कैपिटल टी का स्मॉल टी तो स्मॉल टी का कैपिटल टी, ऐसे करके याद रखना है आपको, ठीक है। एक है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, होमो मतलब समान, हेट्रो मतलब असमान, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जो टर्म ये किसने दिया था, ये बार्टसन ने दिया था। होमोजाइगस का मतलब एक सेल विद टू आइडेंटिकल जीन्स, एक ऐसी सेल जिसमें दो आइडेंटिकल जीन्स पाए जाते हैं उसको होमोजाइगस, जैसे कैपिटल टी दोनों कैपिटल हैं, स्मॉल टी दोनों स्मॉल हैं, तो आइडेंटिकल है ना एक जैसे, ये कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी आइडेंटिकल है। तो ऐसी सेल जिसमें दो आइडेंटिकल जीन्स पाए जाते हैं उसको होमोजाइगस सेल बोलते हैं। और ऐसी सेल जिसमें एक अलील, ये देखो हेट्रोजाइगस क्या हो जाएगा, ए सेल विद ए जीन एंड इट्स अलील गैमेट्स हैविंग ओनली वन जीन ऑफ पेयर आर सो सॉरी ये हेट्रोजाइगस है, ये सेल विद जीन और इट्स अलील, एक सेल उसका जीन हो और एक उसका अलील हो। जीन मान लो टी है तो उसका अलील क्या हो जाएगा, स्मॉल टी, जीन मान लो स्मॉल टी है तो उसका अलील क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, ऐसे करके समझ लो, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस में इतना ध्यान रखना, जैसे होमोजाइगस में कैपिटल टी आ रहा है और स्मॉल टी आ रहा है, तो हेट्रो में अलग अलग है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो जाएगा हेट्रोजाइगस। गैमेट्स आर हैविंग ओनली वन जीन ऑफ पेयर आर कॉल्ड हेमीजाइगस, अगर कोई गैमेट्स में सिर्फ एक ही जीन पाया जा रहा है कैपिटल या स्मॉल, उसको क्या बोलते हैं, हेमीजाइगस। अब देखते हैं बुक में क्या दे रखा है। व्हेन बोथ अलील्स मतलब कैपिटल या स्मॉल मतलब ये टी ये भी अलील है और ये भी अलील है। व्हेन बोथ अलील ऑफ ए जीन आर सिमिलर दिस कंडीशन इज नोन एज होमोजाइगस। सिमिलर मतलब यहाँ तो कैपिटल टी हो सकते हैं या स्मॉल टी हो सकते हैं। अगर दोनों अलील एक जैसे हैं, ये भी अलील है और ये भी अलील है, दोनों अलील एक जैसे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराने पर कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी ऐसे मिलेगा, ठीक है। इसको मैं बोर्ड पे और समझाऊंगा जब हम मतलब एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो मतलब इनके जो एक्सपेरिमेंट थे उनको समझेंगे, कौन कौन से इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिए थे, लॉज दिए थे, उनके बारे में समझेंगे, ठीक है। लॉ कौन कौन से दिए थे, मेंडल्स के लॉ, तब मैं थोड़ा बोर्ड पे और समझा दूंगा। फिलहाल इतना समझ लो, होमोजाइगस का मतलब है अगर जीन के अलील एक जैसे हों तो उसको होमोजाइगस बोलते हैं। हेट्रोजाइगस में ध्यान रखना, अब यहाँ पे बताओ कौन सा होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है। हेट्रोजाइगस में क्या होता है, व्हेन बोथ अलील्स ऑफ ए जीन आर डिसिमिलर, जब कोई जीन के अलील क्या हों, अलग अलग हों, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या कहलाता है, ये कंडीशन कहलाती है हेट्रोजाइगस, ठीक है। बोथ अलील ऑफ ए जीन आर डिसिमिलर दिस कंडीशन इज नोन एज हेट्रोजाइगस। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है। व्हाट द डिफरेंट बिटवीन हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस, ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। जैसे होमोजाइगस समझते हैं, होमोजाइगस ट्रेट्स इज मेड अप ऑफ टू ऑफ द सेम अलील्स। होमोजाइगस में आपने देखा होगा सेम अलील पाए जाते हैं, या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी। और हेट्रोजाइगस ट्रेट्स होते हैं ये डिफरेंट अलील्स के बने होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, जैसे पी का कलर, मटर का कलर, अब जैसे येलो के लिए कैपिटल वाई और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। होमोजाइगस कब कहेंगे, जब कैपिटल वाई या स्मॉल वाई। हेट्रोजाइगस कब कहेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, ठीक है, यही है बस। अब एक जीनोटाइप और फिनोटाइप मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, बाहर से हमें देखने पर जो चीज़ दिखती है। जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी चीज़ का जेनेटिक मतलब जीन के लेवल पर। अब जीन के लेवल पर हमें दिखेगा तो नहीं, मगर फिजिकली हमें दिख सकता है फिनोटाइप का मतलब। अब समझते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप का मतलब क्या है। फिनोटाइप क्या होता है, द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिनोटाइप। किसी भी व्यक्ति का बाहर से देखने पर जो मतलब लुक दिखाई देता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। जैसे गाय दिखाई दे रही है आपको, ये सफ़ेद है, ये मतलब अलग कलर की है, ये धब्बे वाली है, ये अंदर से दिखाई नहीं देती, ये इसका जीनोटाइप हो जाएगा, बाहर से दिखाई नहीं देती, सॉरी,
ठीक है। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिनोटाइप। एग्जांपल जैसे हाइट ऑफ द प्लांट, कलर ऑफ द फ्लावर, कलर ऑफ द सीड, शेप ऑफ द सीड, ये सारे के सारे जो करेक्टर हैं, तो हमने जो मटर के करेक्टर देखे थे पी के, ये कैसे फिनोटाइप है। क्या है ये? फिनोटाइप है। अब जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोटाइप। किसी भी इंडिविजुअल का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जीन्स में क्या क्या है उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप बोलते हैं। अब जैसे टॉल प्लांट है, कैसा प्लांट है? टॉल प्लांट। टॉल प्लांट कैन भी होमोजाइगस टॉल और हेट्रोजाइगस टॉल। टॉल प्लांट, इसको भी हम टॉल बोल देंगे और इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? टॉल बोल सकते हैं। ड्वार्फ कौन सा होता है? ये होता है ड्वार्फ। ठीक है। तो अब ये जो है टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? जेनेटिक। जैसे यहाँ पर क्रॉस करके बताया है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी का जब क्रॉस कराएंगे तो हमें 4 रिजल्ट मिलेंगे। कितने रिजल्ट मिलेंगे? 4। तो यहाँ पे एक तो है होमोजाइगस टॉल टी, और ये है हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है, और ये है आपका होमोजाइगस ड्वार्फ। तो यहाँ पे आपको देखोगा जीनोटाइप अगर देखें तो 1:2:1। 1 किसका रेशियो है? कैपिटल टी का। जैसे इसको यूँ लिख सकते हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी, और उसके बाद ये। तो यहाँ पे 1:2:1 किसका रेशियो? ये जीनोटाइप है। तो कैपिटल टी 1 बार, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार, स्मॉल टी 1 बार। तो ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, ये जो बोर्ड में ये चीज़ को चेकर बोर्ड बोलते हैं, इसमें जो रिजल्ट आए ये कैसे आ रहा है? 1:2:1। तो ये क्या हो जाएगा? इसका जीनोटाइप रेशियो हो जाएगा। अब फिनोटाइप का मतलब क्या है? ये तीनों तो कहलाएंगे टॉल प्लांट और ये आ जाएगा ड्वार्फ प्लांट। ठीक है। अगर कैपिटल कोई चीज़ आ रही है तो वो अपने आप को क्या करेगी? डोमिनेंट करेक्टर होता है। कैपिटल वाला जो करेक्टर होता है कैसा होता है? डोमिनेंट। वही चीज़ प्लांट में देखने को मिलेगी। अगर कैपिटल या टी आ गई मतलब प्लांट कैसा होगा? टॉल होगा। और ये छोटा टी का इसमें कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब दोनों छोटे आएँ, स्मॉल आएँ, तब मतलब हमें दिखता है कि हाँ ये शॉर्ट है। ठीक है। तो फिनोटाइप रेशियो क्या आ जाएगा? 3:1, मतलब 3 प्लांट कैसे हैं? टॉल हैं और 1 प्लांट कैसा है? शॉर्ट है। ये चीज़ें और धीरे धीरे आपको क्लियर होती चलेंगी, बिल्कुल निश्चिंत रहो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें बार बार आएंगी और बार बार आएंगे तो हमारा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई का कलर, अब तो हमने देखा होगा आई का कलर। तो आई का कलर तो हमें बाहर से देखने पे भी दिख जाता है। किसी की आई ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती है, किसी की ब्लू भी हो सकती है। ठीक है, ब्लू रेयर मिलती है। तो बाहर से जो देखने पर, हमें ऑब्जर्व करने पर जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जेनेटिक मेकअप किसी भी ट्रेट का। तो जेनेटिक तो हमें दिखाई नहीं देता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। ठीक है। तो जीनोटाइप फिनोटाइप ये दोनों जो वर्ड हैं इनको भी जॉनसन ने दिया था। जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फिनोटाइप मतलब मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन, मतलब फिजिकल है। मॉर्फोलॉजी मतलब फिजिकल एक्सप्रेशन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये 3 प्लांट कैसे हैं? पर्पल हैं, पर्पल और 1 वाइट है। तो यहाँ रेशियो क्या हो गया? 3:1। तो ये कैसा रेशियो है? फिनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप में अगर देखोगे तो PP, कैपिटल P स्मॉल p, तो ये तो होमोजाइगस क्यों है? क्योंकि दोनों सेम अलील है। ये हेट्रोजाइगस क्यों है? क्योंकि दोनों अलग अलग अलील है। और ये होमोजाइगस क्यों है? क्योंकि दोनों सेम है। मगर यहाँ पे 3 कैसे हैं? ये हैं आपके, सॉरी, इसमें अगर रेशियो देखो तो 1:2:1, ये हो जाएगा इसका जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब डोमिनेंट कैरेक्टर किसे कहते हैं? अब देखो, जब हम क्रॉस कराते हैं, क्या कराते हैं? क्रॉस कराएंगे। जैसे आपने एक टॉल प्लांट लिया और एक स्मॉल प्लांट लिया, टॉल प्लांट लिया और स्मॉल प्लांट लिया, टॉल प्लांट का गैमेट टी ले लिया, स्मॉल प्लांट का गैमेट टी ले लिया। अब इनके बीच में हमने क्या कराया? क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पर हमें क्या मिला? कैपिटल T स्मॉल t। अच्छा, तो ये वाली जो जनरेशन है इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है? कैपिटल T स्मॉल t। मतलब यहाँ पर आपको जो मेन करेक्टर दिखाई दे रहा है वो कौन सा दिखाई दे रहा है? टॉल दिखाई दे रहा है, ड्वार्फ करेक्टर दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। तो यहाँ पर डोमिनेंट करेक्टर कौन सा है? टॉल। भाई F1 जनरेशन में जो करेक्टर मिल रहा है वो कौन सा है? टॉल करेक्टर है, ड्वार्फ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो देखो, द करेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट करेक्टर। ऐसा करेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन, ध्यान देना, ये जो जनरेशन मिली है कैपिटल T स्मॉल t, ये है F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में जो करेक्टर अपने आप को शो करता है, एक्सप्रेस करता है, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट करेक्टर। तो हमने क्या लिए थे? हमने 2 प्लांट लिए,
एक तो टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, इनके गैमेट्स बने, गैमेट्स में ध्यान देना सिंगल वर्ड ले लेना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इनको क्रॉस कराया, क्रॉस करा के मिला हमें कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे कैपिटल टी जब भी आ जाए तो समझ लेना टॉल है प्लांट। कैसा प्लांट है? टॉल। तो यहाँ पे F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे हैं? टॉल प्लांट हैं। कैसे प्लांट हैं? टॉल प्लांट हैं। तो F1 जनरेशन में कौन सा करेक्टर अपने आप को शो कर रहा है? टॉल। तो ध्यान देना है डोमिनेंट करेक्टर कौन सा हो जाएगा? टॉल हो जाएगा। अब इसी का मान लो F1 जनरेशन के दो प्लांट ले लो, F1 जनरेशन के आपने दो प्लांट लिए, इनके गैमेट्स क्या बन जाएंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इनमें आप क्रॉस कराओगे, क्या कराओगे? क्रॉस। तो ये चार रिजल्ट आएंगे नीचे जो दे रखे हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। मतलब यहाँ पे आप देखोगे जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2:1, क्योंकि कैपिटल टी एक बार आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी दो बार आ रहा है और स्मॉल टी एक बार आ रहा है। जबकि फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा? 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। तो F2 जनरेशन में जो करेक्टर अपने आप को शो करेगा वो कौन सा है? रिसेसिव करेक्टर। ठीक है, अब देखो डोमिनेंट करेक्टर तो क्या होता है? ऐसा करेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करता है, और द करेक्टर विच डू नॉट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड ए रिसेसिव करेक्टर। ऐसा करेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं करता उसको रिसेसिव करेक्टर कहते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में दो प्लांट लिए थे, टॉल प्लांट और स्मॉल प्लांट। टॉल प्लांट अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए टॉल प्लांट कैसा हो जाएगा? टॉल कैसा करेक्टर हो जाएगा? डोमिनेंट। मगर वो करेक्ट दूसरा करेक्टर कौन सा है? ड्वार्फ। ड्वार्फ F1 जनरेशन में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ड्वार्फ कैसा करेक्टर हो जाएगा? रिसेसिव करेक्टर। मगर ध्यान रखना F2 जनरेशन में आपको ड्वार्फ मिल जाएगा। तो F2 जनरेशन में जो करेक्टर F1 जनरेशन में छुपा हुआ था वो किधर निकल के आ जाएगा? F2 जनरेशन में निकल के आ जाता है। तो सिंपल सा ध्यान रखना, डोमिनेंट करेक्टर वो करेक्टर होता है जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं करता है। ठीक है, तो डोमिनेंट और रिसेसिव ये और पढ़ लेना आप एक बार। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव ये यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ। ये जीन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस जीनोटाइप इज कॉल्ड डोमिनेंट। एक ऐसा जीन जो अपने आप को होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों फॉर्म में करेक्ट करे, एक्सप्रेस करे, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट। तो देख लो ये कैपिटल टी ये तो डोमिनेंट होमोजाइगस हो गया, हेट्रोजाइगस मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे अगर कोई चीज़ अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है तो वो क्या हो जाएगा? डोमिनेंट। तो आपको करेक्टर डोमिनेंट है पहचानना है, तो समझ लेना या तो होमोजाइगस में ऐसे मिल जाएगा या हेट्रोजाइगस में मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे मिल जाएगा। दूसरा, ए जीन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस जीनोटाइप इज कॉल्ड रिसेसिव। रिसेसिव जो होता है वो आपको ओनली किस में मिलेगा? होमोजाइगस में ही देखने को मिलेगा। अब जैसे स्मॉल टी क्या है? ड्वार्फ प्लांट है, मगर ये हमेशा ड्वार्फ प्लांट कैसे होते हैं? आपको ऐसे स्मॉल टी में ही देखने को मिलेंगे और दोनों टी एक जैसे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? होमोजाइगस ड्वार्फ बोलते हैं। तो ये रिसेसिव करेक्टर हो गया। ठीक है, तो एक बार ये हो गया। हमें कुछ और डेफिनेशन बता देता हूँ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो आपने यहाँ पे देखा पी प्लांट के कई सारे करेक्टर्स होते हैं, कई सारे ट्रेड्स होते हैं। जैसे सीड का शेप एक ट्रेड हो गया, सीड कलर दूसरा हो गया, पोड शेप तीसरा हो गया, पोड कलर चौथा करेक्टर हो गया, फ्लावर कलर ये पांचवा करेक्टर हो गया, फ्लावर की लोकेशन 6 करेक्टर हो गया और प्लांट की साइज 7th करेक्टर हो गया। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है? व्हेन इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन करेक्टर इज स्टडीड ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन, सच हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या कहलाता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हाइब्रिडाइजेशन मतलब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक करेक्टर को स्टडी कर रहे हैं। कौन सा करेक्टर स्टडी कर रहे हैं? प्लांट की हाइट। तो यहाँ पे दो प्लांट ले रखे हैं, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट। टॉल प्लांट के गैमेट्स बना टी, स्मॉल प्लांट का गैमेट बना स्मॉल डी। जब इनको यहाँ पे ऐसे क्रॉस करा रहे हैं तो इस क्रॉस कराने को ही बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जब एक ही करेक्टर की स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, समझ में आ गया? डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है? डाई का मतलब 2, मोन देखो ध्यान रखना, मोनो का मतलब है हमेशा ध्यान रखना 1, डाई का मतलब है 2, ट्राई का मतलब है 3। तो ध्यान देना, जब हम हाइब्रिडाइजेशन के दौरान ओनली एक करेक्टर का स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब हम हाइब्रिडाइजेशन के दौरान 2 करेक्टर्स की स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। और जब हम हाइब्रिडाइजेशन के दौरान 3 करेक्टर्स की स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, पॉली हाइब्रिड का मतलब क्या है? कई सारे करेक्टर। पॉली का मतलब होता है मैनी। व्हेन इनहेरिटेंस ऑफ मैनी करेक्टर इज स्टडीड ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन, सच हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड पॉली हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतनी ही टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करेंगे। बाकी और कुछ बची कुछ टर्मिनोलॉजी हैं उनको मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आप हमारी
ऐप लकी एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्मार्ट कोर्सेज मिल जाएंगे क्लास 10th के, जिनको आप घर बैठे पढ़ सकते हो वेरी अफोर्डेबल प्राइस पर। आप घर बैठे स्टडी कर सकते हो। साथ के साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4 क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जेनेटिक्स। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं, राजस्थान बोर्ड की साइंस का क्लास 10th का। तो लेक्चर नंबर 4 पर पहुंचे हैं। लेक्चर नंबर 3 में मैंने कुछ जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी, तो उसी का ये कंटिन्यूएशन है। इसका पार्ट 2 कह सकते हो आप। किसका पार्ट 2? जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी। ये टर्मिनोलॉजी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी आगे की चीज़ों को समझने के लिए। तो अगर ये टर्मिनोलॉजी नहीं आती है तो समझ लो आपको कुछ नहीं आता। और सीधी बात मैं आपको बताऊं, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं, बाकी चैप्टर में से कई बार नहीं पूछे जाते हैं। तो टर्मिनोलॉजी सिर्फ आपको चैप्टर समझने में ही काम नहीं आएगी, साथ के साथ में आपके मार्क्स भी इसी में से सीधे सीधे आ सकते हैं। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि जैसे व्हाट इज टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है, ठीक है। तो ध्यान दो, when F1 generation is crossed with recessive character, such hybridization is called test cross। ध्यान देना, रिसेसिव करेक्टर के बारे में मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था। ऐसे करेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में शो नहीं करते हैं उनको रिसेसिव करेक्टर बोलते हैं। ऐसे करेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में शो करते हैं उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट करेक्टर। बताया था नहीं बताया था? तो यहाँ पे बात की जा रही है कि when F1 जनरेशन, जो F1 जनरेशन मिलेगी जब उसको क्रॉस कराया जाए किसके साथ? रिसेसिव करेक्टर के साथ क्रॉस कराया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब क्या है? व्हेन F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद आइदर ऑफ द पेरेंट्स। आइदर ऑफ द पेरेंट्स का मतलब है या तो डोमिनेंट वाले के साथ या रिसेसिव वाले के साथ। ध्यान देना, जब F1 जनरेशन को या तो डोमिनेंट वाले के साथ क्रॉस कराया जाए या रिसेसिव वाले के साथ क्रॉस कराया जाए तो ये वाला क्रॉस कहलाता है बैक क्रॉस। ध्यान देना, टेस्ट क्रॉस में किसके साथ क्रॉस कराया जा रहा है? रिसेसिव के साथ। इसलिए टी का मतलब टेस्ट क्रॉस, आर का मतलब रिसेसिव। तो तेरे से याद हो जाएगा आपको, टेस्ट क्रॉस में क्या कराया जाता है? F1 जनरेशन को क्रॉस कराया जाता है किसके साथ? रिसेसिव करेक्टर के साथ में क्रॉस कराया जाता है। बैक क्रॉस में F1 जनरेशन को किसी भी पेरेंट के साथ, या टेस्ट क्रॉस हो या बैक क्रॉस हो, किसी के भी साथ भी क्या करा दिया जाता है? टेस्ट करा दिया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आउट क्रॉस में क्या होता है? F1 जनरेशन को डोमिनेंट करेक्टर के साथ जब हाइब्रिडाइज कराया जाए या क्रॉस कराया जाए तो ऐसा हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा क्रॉस क्या कहलाता है? आउट क्रॉस कहलाता है। ओ का मतलब आउट और डी का मतलब है डोमिनेंट क्रॉस, ठीक है। और इनको अगर एक ही बार में आप याद रखें तो यहाँ पर तीनों का मैंने लिख दिया है कि व्हेन एन इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद एनी ऑफ इट्स पेरेंट, जब किसी इंडिविजुअल को या F1 जनरेशन में जो या F1 जनरेशन को इसके किसी भी पेरेंट से, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, उसके साथ क्रॉस कराया जाए तो उसको बैक क्रॉस बोलते हैं। और जब किसी इंडिविजुअल को क्रॉस कराया जाए रिसेसिव करेक्टर के साथ या रिसेसिव पेरेंट के साथ उसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। और जब किसी इंडिविजुअल को डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाए तो उसको हम बोलते हैं आउट क्रॉस, ठीक है। तो दोबारा देख लो, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, व्हेन F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव करेक्टर सच हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में किस रिसेसिव करेक्टर के साथ ही हाइब्रिडाइज कराते हैं किसको? F1 जनरेशन को। बैक क्रॉस में F1 जनरेशन को किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करा दिया जाता है तो ये बैक क्रॉस कहलाता है। और आउट क्रॉस में ओनली डोमिनेंट करेक्टर के साथ क्रॉस कराया जाएगा किसको? F1 जनरेशन को। तो ऐसा क्रॉस क्या कहलाता है? आउट क्रॉस कहलाता है, ठीक है। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है? ध्यान देना, रेसिप्रोकल केस में 2 सिनेरियो है। पहला सिनेरियो क्या है? एक क्रॉस इन विच प्लांट ए, जिसमें मतलब होमोजाइगस स्टॉल ले रखा है, इज कंसिडर्ड एज मेल एंड प्लांट बी होमोजाइगस स्टॉल इज कंसिडर्ड एज फीमेल, ठीक है। तो एक के ये क्या करें कि पहले प्लांट ए लिया है, प्लांट ए, ठीक है। प्लांट ए उसको क्या मान रहे हैं? प्लांट ए को मान रहे हैं मेल, क्या मान रहे हैं? मेल। और प्लांट बी को क्या मान रहे हैं? प्लांट बी को मान रहे हैं फीमेल, ठीक है। अच्छा, पहले क्रॉस में। दूसरे क्रॉस में क्या करें? प्लांट ए इज कंसिडर्ड एज फीमेल। तो ध्यान देना है, यहाँ पर मेल चेंज हो गया। पहले क्रॉस में प्लांट ए को मेल मान रहे हैं, दूसरे क्रॉस में प्लांट ए को क्या मान रहे हैं? फीमेल मान रहे हैं। तो इसीलिए रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर दो। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, देखो, ए क्रॉस इन विच plant A is considered as male
and plant B is considered as female. In another cross, A plant considered as female and B plant considered as male. Such cross is called reciprocal cross. सिंपल सी बात है, पहले क्रॉस में जो मेल एंड फीमेल है, दूसरे क्रॉस में वही मेल की जगह फीमेल हो जाएगा और फीमेल की जगह मेल हो जाएगा, या मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ऐसा क्रॉस क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाता है। पेरेंटल जनरेशन का मतलब क्या है? पेरेंटल जनरेशन का मतलब है जो पेरेंट हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं और उनसे क्या बनते हैं? ऑफ स्प्रिंग बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरेंटल जनरेशन बोलते हैं। देखो, द प्लांट्स विच आर क्रॉस्ड या हाइब्रिडाइज टू ऑब्टेन ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड पेरेंटल जनरेशन। मतलब वो प्लांट जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहे हैं, क्रॉसिंग में भाग ले रहे हैं, जिनसे क्या बनते हैं? जिनसे बनते हैं आपके ऑफस्प्रिंग बनते हैं, संतान बनती है, उनको हम क्या बोलते हैं? पेरेंटल जनरेशन। तो मतलब ध्यान देना, जो क्रॉसिंग में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऐसे पेरेंट्स, उनको क्या बोलते हैं? प्लांट्स, उनको हम बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, और जो बच्चे निकल के आते हैं, ऑफस्प्रिंग निकल के आती है, उसको हम F1 जनरेशन बोलते हैं। जब F1 जनरेशन के बाद कौन सी जनरेशन आएगी? F2 जनरेशन आएगी। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट फीलियल, F1 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन का मतलब है फर्स्ट जनरेशन में जो संतान मिलती है। ध्यान देना, द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेरेंट, इन पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग हमें मिल रहा है, पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग मिल रहा है, उसको हम क्या बोले? F1 जनरेशन। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, पेरेंट ले रखा है प्योर येलो, तो ये है प्योर येलो, ये है प्योर ग्रीन। इनके गैमेट बने, गैमेट में इनको अलग अलग कर देते हैं, फिर इनमें क्या कराया? क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पर हमें सारे के सारे चीज़ें क्या मिली? कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, मतलब हाइब्रिड येलो सीड्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हाइब्रिड येलो सीड जो मिले, ये है ऑफस्प्रिंग, और ये जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये है पेरेंट। ठीक है, तो जो पार्टिसिपेट करते हैं, जिनसे संतान मिलती है, ऑफस्प्रिंग मिलती है, उसको तो पेरेंटल जनरेशन मिलते हैं, और जो संतान हमें प्राप्त होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पेरेंट से जो प्राप्त हो रही है, F1 जनरेशन मिल रहे हैं, और F1 जनरेशन से जो संतान प्राप्त होगी, उसको F2 जनरेशन बोल देंगे। ठीक है, सेकेंड फीलियल जनरेशन क्या हो जाएगी? ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन फ्रॉम F1 जनरेशन इज कॉल्ड F2 जनरेशन। ठीक है, तो F1 से जो हमें संतान मिलेगी, वही क्या हो जाएगी? ये वाली जो है F2, यही हो जाएगी आपकी सेकंड फीलियल है F2 जनरेशन। मोनो हाइब्रिड रेशियो, ध्यान देना, मोनो हाइब्रिड, मोनो मतलब एक, जब एक ही करेक्टर को स्टडी करते हैं तो उसको मोनो हाइब्रिड बोलते हैं। यहाँ पर जैसे येलो और ग्रीन, ये कलर ले रखा है। ठीक है, तो कलर एक करेक्टर हो गया, तो येलो और ग्रीन एक करेक्टर है। तो यहाँ पे ध्यान दो, जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? एक ही कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, और बाद में यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा, उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड रेशियो। ठीक है, तो रेशियो ऑब्टेन फ्रॉम मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में दोबारा मैं बता रहा हूँ, एक ही कैरेक्टर की स्टडी की जाती है, और बाद में यहाँ पे जो जीनोटाइपिक रेशियो मिलता है, उसी को हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड रेशियो। जैसे यहाँ पे 3:1 मिलेगा, 3 कैसे? येलो, और 1 कैसा मिलेगा? ग्रीन। तो ये हो गया मोनो हाइब्रिड रेशियो। डाई हाइब्रिड रेशियो मतलब दो कैरेक्टर की स्टडी करेंगे। द रेशियो ऑब्टेन फ्रॉम डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस कौन सा होता है? जहाँ पे दो कैरेक्टर्स का हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो मिलेगा, जीनोटाइपिक या फिनोटाइपिक रेशियो मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड रेशियो। मोनो हाइब्रिड रेशियो क्या होता है? जो मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद या जीनोटाइपिक या फिनोटाइपिक जो रेशियो मिलेगा, उसको मोनो हाइब्रिड रेशियो बोलेंगे। अब एक चीज़ और, पुनेट स्क्वायर। यहाँ पे जो ये चेकर बोर्ड भी बोलते हैं, इसको पुनेट स्क्वायर भी बोलते हैं। ऐसे जैसे मान लो यहाँ पे दो कैरेक्टर ले लिए, डोमिनेंट रिसेसिव, ये ले लिया डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट ये बी हो गया, ये स्मॉल बी रिसेसिव कैरेक्टर, इनको आपस में क्रॉस कराया, बी कैपिटल बी को इससे कराएंगे कैपिटल बी स्मॉल बी को फिर इससे कराएंगे कैपिटल बी स्मॉल बी को बी से कराएंगे स्मॉल बी। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर होता है, ये तो होता है आपका होमोजाइगस। कैसा होता है? होमोजाइगस। और ये होते हैं हेट्रोजाइगस। तो ये जो बोर्ड के द्वारा इन चीज़ों को जो रिप्रेजेंट किया जाता है बोर्ड के थ्रू या बॉक्स के थ्रू, जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी को हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। आप हमारा ऐप लकी एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और आपको यहाँ पे बहुत सारे स्मार्ट कोर्सेस अवेलेबल हैं, बहुत ही चीप प्राइस में कोर्सेस अवेलेबल हैं, तो आप उनको अवेल कर सकते हो। साथ के साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन भी ज्वाइन कर सकते हो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, फर्दर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्लास 10th बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 3 जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में आपको पता है 3 लॉ दे रखे हैं, उनमें से एक लॉ है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस,
जिसको किसने दिया था? ऑब्वियसली इसको दिया था मेंडल भाई साहब ने दिया था, ठीक है। तो मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है इसको देखेंगे, और ये इस पर एक बार बोर्ड में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि एक्सप्लेन दी मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। शुरुआत करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस की। पहली बात तो समझ लेना ये किससे है, मेंडल भाई साहब ने जो मतलब एक्सपेरिमेंट किए थे, अपने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, वो किस पर किए थे? मेंडल भाई साहब ने सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो किए थे मटर पर, जिसको हम बोलते हैं पी, और जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम, ध्यान रखना, ठीक है। और मेंडल भाई साहब को जेनेटिक्स का फादर बोला जाता है, ध्यान रखना, ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स क्या है? अच्छा, आप कमेंट करके बताना व्हाट इज जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, या जो मतलब मेंडल ने अपने मतलब जब एक्सपेरिमेंट किए थे, मेंडल ने कई साल एक्सपेरिमेंट किए थे, और कई साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने 3 लॉ दिए अपने मतलब मटर पर। मटर का साइंटिफिक नेम मैंने बता ही दिया, पाइसम सेटाइवम। तो इस पर इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, जिनको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। क्रॉस कर करके अलग अलग प्लांट्स को या अलग अलग करेक्टर्स को, स्पेशली मटर के 7 जो करेक्टर्स थे उसमें इन्होंने क्रॉस कराने को बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करा के इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, और फिर फाइनली 3 लॉ दिए, ठीक है। इन्हीं जो एक्सपेरिमेंट किए थे मटर के पौधे पर इन्होंने, उनको क्या बोलते हैं? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। कौन से मतलब लॉ थे इनके? पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज जो हम देखने वाले हैं वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये कई बार ऐसे भी पूछ सकता है बोर्ड में कि मेंडल के कौन से 3 लॉ हैं इनहेरिटेंस के, उनके नाम बताओ, तो आपको फटाफट बता देना है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, और थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। किस 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 प्लांट पर किए थे ये किए थे पी प्लांट, और पी को हम जो साइंटिफिक नेम है वो भी पूछा जा सकता है, पाइसम सेटाइवम, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस देखते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में पहली चीज़ तो ध्यान रखना, जो मेंडल भाई साहब ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक प्रकार का मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। कैसा क्रॉस था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखो ये कुछ टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, आपको ये आना चाहिए। चलो मैं फिलहाल यहाँ पे बता देता हूँ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है जब सिर्फ एक ही करेक्टर में, जब सिर्फ हम एक ही करेक्टर में क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नाम देखो यहाँ पे, मोनो का मतलब होता है एक, कई बार आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो डाई मतलब 2। अगर प्लांट के एक ही करेक्टर में मतलब क्या करा रहे हैं? क्रॉस करा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल देखें, ये एग्जाम्पल है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में जैसे यहाँ पे एक टॉल प्लांट ले लिया और एक ड्वार्फ प्लांट ले लिया। अब यहाँ पे करेक्टर एक ही है, हम मतलब एक ही करेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, या एक ही ट्रेट के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रेट मतलब गुण, प्लांट का एक ही ट्रेट, एक ही लक्षण। कौन सा लक्षण है? हाइट ऑफ द प्लांट। हाइट क्या है प्लांट की? शॉर्ट भी हो सकती है या टॉल भी हो सकती है, मतलब प्लांट ड्वार्फ भी हो सकता है, प्लांट टॉल भी हो सकता है। ड्वार्फ मतलब वो ना छोटा, और टॉल मतलब लंबा। तो एक करेक्टर, अगर हम सिर्फ एक ही करेक्टर के बारे में स्टडी करें तो, या एक ही करेक्टर में क्रॉस कराएं, उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। 2 करेक्टर में कराएं उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड था, ठीक है। मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, मतलब एक ही करेक्टर में क्या कराया गया था? एक ही करेक्टर में क्रॉस कराया गया था, या हाइब्रिडाइजेशन कराया गया था। अच्छा, तो अब इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से 2 डेफिनेशन और आ जाएंगे आपको समझ में, दो टॉपिक होगी। एक तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, और दूसरी डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी, रिसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं। तो मेंडल भाई साहब के अनुसार, या इस लॉ के अनुसार, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार, अगर क्रॉस कराया जाए, क्या कराया जाए? क्रॉस कराया जाए होमोजाइगस कॉन्ट्रास्टिंग प्लांट्स। होमोजाइगस क्या होते हैं? देखो कितने टेक्निकल है। मैं एक काम करूंगा, एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें सारे के सारे टर्म्स मैं आपको समझाऊंगा। तो फिलहाल तो इतना ध्यान दो, होमोजाइगस क्या होते हैं। यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे टॉल प्लांट लिए और दोनों कैसे हैं? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी आ रही है तो होमोजाइगस है। अगर ऐसे आता है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पे इन्होंने कौन से प्लांट लिए थे? 2 होमोजाइगस प्लांट लिए, एक तो टॉल प्लांट है और दूसरा कैसा है? ड्वार्फ। मगर खासियत क्या है? दोनों कैसे हैं? होमोजाइगस हैं। मगर यहाँ पे जो रिजल्ट आया था वो कैसा था? हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो दोबारा ध्यान देना, लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित था। नंबर 2, इन्होंने क्या करवाया? क्रॉस करवाया। किस में क्रॉस करवाया? होमोजाइगस कॉन्ट्रास्टिंग प्लांट। होमोजाइगस कॉन्ट्रास्टिंग प्लांट मतलब ऐसे प्लांट्स जो कैसे हैं? होमोजाइगस हैं। तो एक तो इन्होंने लिया था होमोजाइगस टॉल, एक लिया होमोजाइगस ड्वार्फ, ठीक है। ये तो इन्होंने क्या, जब 2 होमोजाइगस कॉन्ट्रास्टिंग प्लांट्स में क्या कराया जाता है? क्रॉस कराया जाता है, तो द करेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन,
इज कॉल्ड डोमिनेंट करेक्टर। अब यहाँ पे देखो रिजल्ट है इसका, ऐसा करेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करता है, F1 जनरेशन में दिखाता है, उस करेक्टर को हम बोलते हैं डोमिनेंट करेक्टर। और जो करेक्टर अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं करता उसको हम बोलते हैं रिसेसिव करेक्टर। कैसा करेक्टर? रिसेसिव करेक्टर। यहाँ पे समझो, पहली बात तो F1 जनरेशन क्या है, देखो एक तो ये टॉल प्लांट हो गया, ये ड्वार्फ प्लांट हो गया, इसका ये गैमेट हो गया, ये इसका गैमेट हो गया। जब इनके बीच में क्या कराया? क्रॉस कराया। क्रॉस कराने को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कराया, तो हमें क्या मिला? टी, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। तो ये वाली जो चीज़ मिली है ना क्रॉस कराने के बाद, इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। मतलब जब पेरेंटल जनरेशन में क्या कराया? क्रॉस कराया, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन। और जब F1 जनरेशन में क्रॉस कराएं तो उसके बाद हमें क्या मिलेगी? F2 जनरेशन मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। दोबारा से एक बार और देखते हैं, दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है ये। नंबर 2, प्लांट कैसे लिए थे? होमोजाइगस कॉन्ट्रास्टिंग प्लांट्स लिए थे। नंबर 3, ऐसे करेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसको डोमिनेंट करेक्टर बोलते हैं। और ऐसे करेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में शो नहीं करते उसको हम बोलते हैं रिसेसिव करेक्टर। कैसे करेक्टर? तो यहाँ पे दो डेफिनेशन और आपको समझ में आ जाएंगे कि डोमिनेंट करेक्टर किसको बोलते हैं। द करेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, ऐसे करेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट करेक्टर। और ऐसे करेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं रिसेसिव करेक्टर। तो 3-4 चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। नंबर 1, लॉ ऑफ डोमिनेंस किस पर आधारित था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस कौन सा होता है? जहाँ पर सिर्फ एक ही करेक्टर में क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, एक ही करेक्टर के हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करते हैं। नंबर 2, यहाँ पर जो प्लांट्स लिए थे उन्होंने, जो क्रॉस करवाया था वो प्लांट्स कैसे थे? होमोजाइगस थे। होमोजाइगस मतलब या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी, ठीक है, हेट्रोजाइगस नहीं थे। और नंबर 3, यहाँ पर जो डोमिनेंट करेक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन में जो करेक्टर अपने आप को शो करे उसको डोमिनेंट करेक्टर बोलते हैं। F1 जनरेशन में जो शो नहीं करे उसको हम बोलते हैं रिसेसिव करेक्टर। ठीक है, तो अब इसको पढ़ लेना। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। होमोजाइगस प्लांट्स में क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, या फिर हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है। तो ऐसे करेक्टर जो F1 जनरेशन में शो करें उसको डोमिनेंट करेक्टर, F1 जनरेशन में जो शो नहीं करते उसको हम बोलते हैं रिसेसिव करेक्टर। ये एग्जांपल आपको लिखना है, ठीक है। कि जब प्योर होमोजाइगस टॉल प्लांट को क्रॉस कराया जाए प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट के साथ, तो F1 जनरेशन में जो प्लांट मिले थे सारे के सारे वो कौन से थे? टॉल प्लांट थे। ठीक है, तो ये टी अगर आ रहा है कैपिटल टी तो ये है रिसेसिव डोमिनेंट करेक्टर। और स्मॉल टी कैसा है? रिसेसिव। जब भी आप कुछ भी ले लो, कैसे भी ले लो, जैसे बाई ले लो येलो, ठीक है, और स्मॉल बाई ले लो ग्रीन, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक जो कैपिटल वाई है वो तो है येलो, और ये स्मॉल वाई है वो कैसा है? ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैपिटल लेटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? डोमिनेंट करेक्टर को, और जो स्मॉल लेटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट करेक्टर को। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं? जब टॉल प्लांट लिए होमोजाइगस और दो मतलब एक ड्वार्फ प्लांट लिया, ये तो हो गए इनके प्लांट। फिर इनके क्या बने? गैमेट्स बने। गैमेट्स ये बन गए। टी में से एक टी निकाल दो, इस वाले छोटे टी में से एक टी निकाल दो। तो फिर इन दोनों के बीच में क्या कराया? क्रॉस कराया, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन कराया या फर्टिलाइजेशन कराया। और फर्टिलाइजेशन करने के बाद हमें क्या मिला? F1 जनरेशन में जो प्लांट मिले थे वो सारे के सारे प्लांट्स कैसे थे? टॉल प्लांट थे। ठीक है, यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब डोमिनेंस क्या चीज़ डोमिनेट कर रही है? यहाँ पर डोमिनेट कर रही है टॉल करेक्टर। कौन सा करेक्टर डोमिनेट कर रहा है? टॉल करेक्टर डोमिनेट कर रहा है। मतलब हमने प्लांट ड्वार्फ भी लिया था, मगर ड्वार्फ जो करेक्टर है वो अपने आप को F1 जनरेशन में क्या नहीं कर रहा है? एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। सिर्फ कौन सा करेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है? टॉल वाला। मतलब अपना जो डोमिनेंट करेक्टर है वही अपने आप को शो कर रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो इसको, टॉल प्लांट लिया, ड्वार्फ प्लांट लिया, और फिर इनके ये क्या बन गए? गैमेट्स बन गए, और फिर इनमें क्रॉस कराया, फर्टिलाइजेशन कराया। तो यहाँ पर क्या मिला हमको? टी मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी। मतलब कैपिटल टी आ रहा है मतलब टॉल है, ठीक है, मगर ये हेट्रोजाइगस टॉल है। कैसा है? और इसमें जो प्लांट मिले थे वो सारे के सारे कैसे थे? हेट्रोजाइगस टॉल। और ये वाली जो जनरेशन को इसको बोलेंगे F1 जनरेशन। अब मान लो इसका एक पुनेट स्क्वायर बनाएं, यहाँ पे जो एक ऐसे स्क्वायर सा बनाते हैं जिसको चेकर बॉडी बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर बनाएं। तो जो हमें F1 जनरेशन में मिला है उन्हीं को आपस में क्रॉस करा दो। जो टी और ये टी था, जैसे एक टी यहाँ पे ले लिया, एक टी यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, तो इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी, इसको इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको यहाँ पे कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और टी मतलब ये मिल गया। मतलब जब F2 जनरेशन को आपस में क्या कराया जाता है? क्रॉस कराया जाता है, तो फिर हमें क्या मिलेगा? ये 4 रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब 3 तो मिलेंगे टॉल और 1 मिलेगा ड्वार्फ।
तो यहाँ पर जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा, फिनोटाइप मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस है, तो 3 तो टॉल प्लांट मिलेंगे और 1 मिलेगा ड्वार्फ प्लांट। इसका जीनोटाइपिक रेशियो देखें तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2:1, 1:2:1। 1 कैसा, होमोजाइगस टॉल, 2 कैसे, हेटेरोजाइगस टॉल, और 1 क्या है, यह है होमोजाइगस ड्वार्फ। ये पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, ये हो गया जीनोटाइपिक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्वेश्चन यहाँ पे कई सारे बन सकते हैं। पहला तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या एक्सप्लेन करो। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर कौन से होते हैं, ऐसे कैरेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में रिप्रेजेंट करें। रिसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं, ऐसे कैरेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में नहीं शो करते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th साइंस। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 6। और आज का जो लेक्चर है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पर आधारित है, या इसको हम प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। पहला लॉ हमने फिनिश कर लिया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो आप पिछले वाले वीडियो में उसको देख सकते हो। ठीक है, तो आपको पता ही है मेंडल भाई साहब ने 3 लॉ दिए थे इनहेरिटेंस के। ठीक है, और कौन कौन से लॉ दिए थे, पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 लॉ हैं, ये करा दिया मैंने, इसको मैं आज करा दूंगा। ठीक है, और इनमें से एक लॉ आ सकता है 2 मार्क्स का, सीधा सीधा पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, या एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस, ऐसे करके आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादा डिटेल से इसमें दे भी नहीं रखी है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब है अलग अलग होना, या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स मतलब गैमेट्स कैसे रहते हैं, प्योर रहते हैं। पहले यहाँ पे आप देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का ये डायग्राम आपको बना के जरूर आना है। पहले मेंडल भाई साहब ने क्या लिए, टॉल प्लांट लिए और ड्वार्फ प्लांट लिए। दोनों के दोनों टॉल कैसे थे, ये भी होमोजाइगस थे, और ड्वार्फ भी कैसे थे, और ड्वार्फ तो होमोजाइगस होंगे ही होंगे। ठीक है, तो टॉल प्लांट को हम जनरली आपको पता है डोमिनेंट कैरेक्टर को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और रिसेसिव कैरेक्टर को स्मॉल लेटर से कनेक्ट करते हैं। अगर हेटेरोजाइगस है तो कैपिटल और स्मॉल दोनों आ जाएंगे, होमोजाइगस है तो कैपिटल या स्मॉल आएंगे होमोजाइगस में। तो होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट के बीच में इन्होंने क्या कराया, क्रॉस कराया। तो पहले तो क्रॉस कराते हैं तो पहले गैमेट्स बनते हैं। जैसे इनसे क्या गैमेट बना, टी बन गया, इससे क्या गैमेट बना, ये स्मॉल टी बन गया। ठीक है, फिर इनके बीच में क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने पे क्या मिल गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन में ये चीज़ मिली, क्या मिली, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब है हेटेरोजाइगस टॉल, मतलब जब मेंडल ने टॉल और ड्वार्फ, होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट लिए और उनका क्रॉस कराया, तो उसको F1 जनरेशन में जो स्पीसीज मिली वो कैसी मिली, हेटेरोजाइगस टॉल। अब ये तो रही बात किसकी, ये बात रही F1 जनरेशन की। तो F1 जनरेशन में आप देखोगे तो टॉल और ड्वार्फ दोनों के दोनों अलील क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, दोनों के दोनों मिल जाते हैं। मगर F2 जनरेशन में क्या होता है, ये फिर अलग हो जाते हैं। कैसे अलग हो जाते हैं, देखो ये सेकंड वाले क्रॉस में इन्होंने क्या कराया, F2 जनरेशन में इन्होंने 2 प्लांट लिए। कैसे प्लांट लिए, हेटेरोजाइगस लिए, एक तो फीमेल और एक मेल। हेटेरोजाइगस में ये यही ले लिए, एक तो टॉल मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया हेटेरोजाइगस, हो यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी हेटेरोजाइगस। ठीक है, अब इनके क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स कौन कौन से आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमेट्स। तो गैमेट्स बनाने पर यहाँ पे देखो फिर रिजल्ट क्या आएंगे, रिजल्ट ये आएंगे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। मतलब ये है कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि F1 जनरेशन में क्या हो रहा है, F1 जनरेशन में टॉल एंड ड्वार्फ ये एक साथ मिल जाते हैं, इनके गैमेट्स क्या हैं, एक साथ मिल जाते हैं। मिलने के बावजूद भी ये सेकंड जनरेशन में क्या होता है, ड्वार्फ वाला कैरेक्टर आपको निकल के आ जाएगा। भाई फर्स्ट वाली जनरेशन में क्या है, सिर्फ टॉल वाला कैरेक्टर दिख रहा है, सेकंड वाली जनरेशन में टॉल भी दिख रहा है और ड्वार्फ कैरेक्टर भी दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो गैमेट्स बनते हैं, ये गैमेट्स अपनी प्रॉपर्टी बनाए रखते हैं, अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं करते हैं, अपने आप में जो मतलब इनकी जो भी प्रॉपर्टी उसको इनहेरिट करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, तो F1 जनरेशन में तो आपको पता है वही कैरेक्टर अपने आप को शो करते हैं जो कैसे होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। मगर जो कैरेक्टर अपने आप को शो नहीं करते उसको F1 जनरेशन उनको रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। मगर यहाँ पर F2 जनरेशन में आप देखोगे ड्वार्फ वाला कैरेक्टर भी निकल के आ रहा है बाहर। ठीक है, अब मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आपकी दिक्कत बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो पहली बात, दिस लॉ बेस्ड ऑन द रिजल्ट
रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था ये किस पर आधारित था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ऐसा क्रॉस जहां पर सिर्फ एक ही कैरेक्टर के बारे में स्टडी की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब जैसे पी प्लांट था, मटर का प्लांट था, उसमें कई सारे कैरेक्टर्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लांट की हाइट ले ली, हाइट टॉल भी हो सकती है, ड्वार्फ भी हो सकती है, ये एक कैरेक्टर हो गया। तो अब ये जो लॉ है ये भी किस पर आधारित है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डोमिनेंट वाला लॉ लॉ ऑफ डोमिनेंस वो भी किस पर आधारित था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि किस क्रॉस पर ये नियम आधारित था। अब देखो, एज पर दिस लॉ ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन फ्रॉम हाइब्रिड प्लांट और हेट्रोजाइगस प्लांट ऑफ F1 जनरेशन, ध्यान दो F1 जनरेशन में क्या बना था, हेट्रोजाइगस ये बना था हाइब्रिड प्लांट, क्योंकि लिए क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे क्या निकला कैपिटल टी, इससे क्या निकला स्मॉल टी, दोनों को क्रॉस कराया तो क्या निकला कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब ये कह रहे हैं कि दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन फ्रॉम हाइब्रिड प्लांट और हेट्रोजाइगस प्लांट ऑफ F1 जनरेशन बोथ अलील सेग्रीगेट टू ईच अदर एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब ये कह रहे हैं कि पहले जो मतलब F1 जनरेशन में क्या मिला था हमें, हेट्रोजाइगस टॉल मिला था, ठीक है, हेट्रोजाइगस मिला था। हेट्रोजाइगस प्लांट में जब क्या होता है, जब गैमेट बनते हैं तो कैपिटल टी अलग बन आ जाता है और स्मॉल टी अलग आ जाता है। तो ये जो है अलील जो है ये आपस में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, कैपिटल टी अलग हो जाता है, स्मॉल टी। ऐसा नहीं है कि F1 जनरेशन में ये जो अलील हैं ये अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं या आपस में मिक्स हो जाते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो एक बार समझना, आप कोशिश करना। F1 जनरेशन में कैसे रिजल्ट आया था, हमने लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्वार्फ, ठीक है। जब इनका क्रॉस कराया, पहले तो इनसे गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी आ गया, इधर से स्मॉल टी, और जब इनका क्रॉस कराया तो क्या निकल के आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये है हेट्रोजाइगस टॉल। ये रिजल्ट किसका है, F1 का। अब ये जो कह रहे हैं कि F1 के जो हेट्रोजाइगस टॉल हैं, तो जब इनके गैमेट बनते हैं, इससे ये क्या बन रहे हैं, गैमेट्स बन रहे हैं, कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये क्या बने, गैमेट्स। तो जब गैमेट्स बनते हैं तो ये जो है अलील दोनों के दोनों अलील क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, अलग होकर फिर अपनी अपनी प्रॉपर्टी अपने पास बनाए रखते हैं। तो यही चीज़ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन फ्रॉम हाइब्रिड प्लांट और हेट्रोजाइगस प्लांट ऑफ F1 जनरेशन, ध्यान दो F1 जनरेशन का हेट्रोजाइगस प्लांट क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कि जब इनका गैमेट बनता है तो दोनों के दोनों अलील क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग होकर अपनी जो प्रॉपर्टीज उनको बनाए रखते हैं। यही तो चीज़ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हो रहा है कि नहीं हो रहा, सेग्रीगेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, सेग्रीगेट मतलब अलग अलग होना। ईच गैमेट कैरीज वन अलील फॉर ईच कैरेक्टर। अब यहाँ पे जैसे आपने देखा दो गैमेट, ये गैमेट है, सॉरी ये मतलब हेट्रोजाइगस टॉल है, एक गैमेट ये हो गया, एक गैमेट ये हो गया, ठीक है। तो ये जो गैमेट है ये अपने साथ क्या लेकर रखते हैं, हर कैरेक्टर की एक प्रॉपर्टी लेकर रखते हैं। जैसे कैपिटल टी कौन सा कैरेक्टर है, टॉल, स्मॉल टी कौन सा कैरेक्टर है, ड्वार्फ। तो ईच गैमेट कैरीज वन अलील, प्रत्येक गैमेट में क्या होता है, एक अलील होता है फॉर ईच कैरेक्टर, प्रत्येक कैरेक्टर के लिए। देयरफॉर इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो लॉ है इसको हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, क्योंकि गैमेट्स कैसे हैं, प्योर हैं, ये आपस में क्या नहीं हो रहे, इंटरमिक्स नहीं हो रहे। यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ईच गैमेट, ये तो मैंने बता ही दिया, ठीक है, कैसे प्रॉपर्टी कैरी करते हैं। दोबारा मैं बता रहा हूँ, ये F1 जनरेशन, इनका गैमेट फॉर्मेशन हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये अलील भी है और ये गैमेट्स भी हैं। तो ये दो अलील दो प्रॉपर्टी लेके रखते हैं, दोनों गैमेट्स दो प्रॉपर्टी लेके रखते हैं और प्रॉपर्टी इनकी इंटरमिक्स नहीं होती है, ठीक है। एक बार फिर देख लो, कैपिटल टी स्मॉल टी, होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्वार्फ, इनके गैमेट बने तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके बीच में क्रॉस कराया तो मिला हमें हेट्रोजाइगस टॉल। ये है F1 जनरेशन। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि F1 जनरेशन का जो हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट है, जब इसमें गैमेट्स बनते हैं, क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, तो गैमेट्स अलग अलग बनते हैं, कैपिटल टी अलग बनेगा, स्मॉल टी अलग हो जाएगा। गैमेट बनने के दौरान ये जो अलील हैं ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और साथ के साथ में ये अपने साथ एक एक अलील लेकर, जो गैमेट्स हैं इनके पास एक एक अलील होते हैं और दोनों की अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। जैसे टॉल वाला, ये टॉल वाला का टॉल वाला है और ये स्मॉल वाला कैरेक्टर लेके रखता है। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब यहाँ पे वही चीज़ बता रखी है कि अगर हम होमोजाइगस टॉल प्लांट को होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराएं तो F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे मिलेंगे, हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस टॉल मिलेंगे, ठीक है। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन बोथ अलील
आर नॉट कॉन्टामिनेटेड विद वन अनदर। ये कह रहे हैं कि हेट्रोजाइगस में होते हुए भी, ऐसी पोजीशन में होते हुए भी ये जो अलील हैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोते हैं, एक दूसरे को कॉन्टामिनेट नहीं करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन बोथ अलील सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। जब गैमेट बनता है, क्या बनता है, गैमेट बनता है, तो ये F1 जनरेशन के जो हेट्रोजाइगस टॉल हैं इनके अलील एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और ड्यू टू दिस सेग्रीगेशन ड्वार्फिज्म स्मॉल टी करेक्टर रीअपियर अगेन इन F2 जनरेशन। अब इसी सेग्रीगेशन की वजह से जो करेक्टर अपने आप को F1 जनरेशन में शो नहीं कर रहा था, ड्वार्फ वाला करेक्टर, वो करेक्टर कहाँ आ जाता है, F2 जनरेशन में अपीयर हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी मतलब चीज़ है यहाँ पे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में अगर फिनोटाइपिक रेशियो देखें तो कितना है, 3:1। मतलब यहाँ पे देखो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का फिनोटाइपिक, मतलब यहाँ पे 3 प्लांट तो टॉल हैं और एक कैसा है, ड्वार्फ है, तो 3:1 हो गया। जीनोटाइपिक रेशियो देखें तो 1:2:1, एक होमोजाइगस टॉल, 2 हेट्रोजाइगस टॉल, एक ड्वार्फ करेक्टर है। ठीक है, तो ये कैसा रेशियो हो गया, फिनोटाइपिक रेशियो। तो ये भी पूछा जा सकता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है और जीनोटाइपिक। तो आपको बताना, फिनोटाइपिक में 3:1, 3 टॉल 1 ड्वार्फ, जीनोटाइपिक में 1:2:1। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पर ये हुआ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ध्यान रखना, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित हैं। दूसरा, इसमें जो हाइब्रिड प्लांट होते हैं, हेट्रोजाइगस जो प्लांट होते हैं F1 जनरेशन के, एलील फॉर्मेशन के गैमेट फॉर्मेशन के दौरान इनके जो अलील है एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। अलग होते वक्त प्रत्येक गैमेट के पास एक अलील होता है, प्रत्येक गैमेट के पास एक अलील होता है, और साथ के साथ में वो अपने आप को क्या नहीं करते हैं, कॉन्टामिनेट नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होते हुए भी ये क्या करते हैं, अपने आप को कॉन्टामिनेट नहीं करते और गैमेट फॉर्मेशन के दौरान अलग अलग हो जाते हैं। और जो ड्वार्फिज्म वाला करेक्टर है या जो रिसेसिव करेक्टर है वो F2 जनरेशन में देखने को मिलता है। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इतना सा आप याद रख लेना, एक स्टेटमेंट याद रख लेना, स्टार्टिंग वाला ये स्टेटमेंट ये याद रख लेना, इसके अलावा ये डायग्राम बना देना, दिस इज मोर देन इनफ। और हो सके तो इनके अगर नहीं पूछे तो अलग बात है, नहीं तो इनको भी लिख देना। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में भी आप बता देना। ठीक है, तो आप हमारी ऐप लकी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। यहाँ पर बहुत सारे वेरियस स्मार्ट कोर्सेस अवेलेबल हैं। साथ के साथ में आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 7 और आज हम देखेंगे मेंडल का थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ देखेंगे। इससे पहले मैं 2 लॉ ऑलरेडी करा चुका हूँ। आपको पता है मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हम पढ़ रहे हैं और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हमने 2 नियम फिनिश कर लिए हैं। कौन कौन से करें, पहला करा था हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा करा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ये दोनों के दोनों जो लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित थे। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ऐसा क्रॉस जिसमें सिर्फ एक ही करेक्टर या एक ही ट्रेट की स्टडी की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। मगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो था ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित था। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है ऐसा क्रॉस जिसमें 2 करेक्टर्स या 2 ट्रेट्स की स्टडी की जाती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो ठीक है, तो मेंडल ने कितने नियम दिए थे, मेंडल ने 3 नियम दिए थे। इन्हीं तीनों नियमों को हम क्या बोलते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। किस पर इन्होंने कंडक्ट किए थे, पी मतलब मटर के पौधे पर किए थे और मटर का बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सैटाइवम। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बहुत छोटा सा नियम है, उसको एक बार समझ लो, ढंग से समझना, एक एक वर्ड एक एक लाइन को समझना है आपको। पहली बात, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब जो है, ये पहली बात तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। ये जितने भी टर्म्स है मैं पहले ही जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में करा चुका हूँ, 2 वीडियोज हैं, तो आप प्लीज़ वॉच फ्रॉम स्टार्टिंग इटसेल्फ, पहले शुरुआत से देखें तब मजा आएगा आपको। तो पहली बात क्या ध्यान रखनी है, डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित था। दूसरी चीज़, अब ये क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन समझना आप। दिस लॉ सेज दैट
व्हेन प्लांट्स विद 2 और मोर कैरेक्टर्स, प्लांट जब जब कैसे प्लांट लें जिसमें 2 या 2 से अधिक कैरेक्टर्स को क्रॉस कराया जाए, देन इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर हैज नो इफेक्ट ऑन इनहेरिटेंस ऑफ अनदर कैरेक्टर। ठीक है, मतलब एक कैरेक्टर का जो इनहेरिटेंस होता है उसका दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, दूसरे कैरेक्टर को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा, दूसरे कैरेक्टर को कुछ नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल सी ये बात है। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि 2 कैरेक्टर्स को जब क्रॉस कराया जाता है तो एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस का दूसरे कैरेक्टर की इनहेरिटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, एक दूसरे पर आपस में कोई प्रभाव नहीं होता है। यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स। Alleles of each character are not separated during gamete formation but behave independently of each other। ये कह रहे हैं कि इनके जो अलील होते हैं ये कई बार जैसे आप F1 जनरेशन में देखोगे तो इनके अलील एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। ठीक है, मगर ये बिहेव कैसे करते हैं, इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं, एक दूसरे का ये साथ होते हुए भी एक दूसरे को क्या नहीं करते, प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, अभी इसको समझेंगे, एक डायग्राम दे रखा है उसके थ्रू समझेंगे कि कैसे ये साथ रहते हुए भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। बिकॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ कंबाइनिंग विद एनी अदर ट्रेट, ये क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्रेट से, ट्रेट का मतलब है किसी भी कैरेक्टर से क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब इनको आज़ादी है, किसी भी के साथ भी ये कंबाइन हो सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को बनाए रखते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पर बताया गया एग्जाम्पल दिया गया, यदि होमोजाइगस येलो राउंड सीड, येलो के लिए यूज होता है कैपिटल वाई, ठीक है, और ग्रीन के लिए होता है स्मॉल वाई, राउंड के लिए होता है कैपिटल आर, और रिंकल मतलब झुर्रीदार जो होता है उसके लिए होता है स्मॉल आर। अब ये कह रहे हैं कि होमोजाइगस येलो राउंड, येलो मतलब वाई वाई कैपिटल और राउंड के लिए कैपिटल आर। ये कह रहे हैं जब हम होमोजाइगस येलो राउंड सीडेड प्लांट को क्रॉस कराएं ग्रीन रिंकल सीड, ग्रीन मतलब स्मॉल वाई, रिंकल मतलब स्मॉल आर, ग्रीन रिंकल सीड के साथ जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में सारे की सारे प्लांट कैसे मिलते हैं, येलो राउंड सीड मिलते हैं, येलो राउंडेड सीड। येलो राउंड कैसा करेक्टर है, डोमिनेंट करेक्टर है। और आपको पता है कि डोमिनेंट करेक्टर कौन सा होता है, डोमिनेट जो होता है वो ऐसा होता है F1 जनरेशन में, ऐसा करेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करता है उसको डोमिनेंट करेक्टर बोलते हैं, और ऐसा करेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में नहीं एक्सप्रेस करता उसको हम रिसेसिव करेक्टर बोलते हैं। तो रिसेसिव करेक्टर जनरली हमें कब देखने को मिलता है, F2 जनरेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिया, येलो राउंडेड होमोजाइगस प्लांट सी को क्रॉस करा रहे हैं, किसके साथ क्रॉस करा रहे हैं, ग्रीन रिंकल होमोजाइगस प्लांट के साथ क्रॉस करा रहे हैं। तो ये है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या मिलता है, येलो राउंडेड हेट्रोजाइगस मिलते हैं। यहाँ देखो आप, यहाँ अलील एक दूसरे के कंबाइंड है मगर प्रॉपर्टी इनकी एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रही है और ये इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगे नेक्स्ट वाली जनरेशन में। ठीक है, अब इनके क्या बनाते हैं, गैमेट बनाते हैं। एक गैमेट बना कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक बना कैपिटल वाई स्मॉल आर, दूसरा बना स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। पहले कैपिटल वाई लो, फिर स्मॉल वाई लो, कैपिटल आई के साथ कैपिटल आर, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर। तो मतलब क्या करना है, पहले आपको लेना है कैपिटल वाई स्मॉल आई बाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे करके मतलब इनको 4 ये गैमेट बन गए। अब इनको आपस में क्या कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। 4 इधर रख लिए और 4 इधर रख लिए, इनको क्रॉस कराने पर ये रिजल्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, कितने रिजल्ट मिलेंगे, 16 रिजल्ट मिलेंगे, 16 रिजल्ट मिलेंगे, जिनमें से यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल वाई स्मॉल, यहाँ पे आप देखो पहला क्या है, वाई आर को कराएंगे, वाई आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर को कैपिटल वाई स्मॉल आर से मल्टीप्लाई करते जाओ। मतलब यहाँ पे ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे आई एम श्योर। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको फिर इससे, ये वाली फिल हो जाएगी, फिर इसको इससे ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16 आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जहाँ पर आपको फिनोटाइपिक अगर रेशियो देखें तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 9:3:1। ठीक है, ये है, आपको ये जरूर लिख के आना अगर ये नियम आता है। तो यहाँ पे फिनोटाइप रेशियो क्या रहा है, 9:3:1। 9 कैसे सीड मिलेंगे आपको, येलो राउंड सीड्स मिलेंगे, 3 ग्रीन राउंड मिलेंगे, 3 येलो रिंकल मिलेंगे और 1 मिलेगा येलो रिंकल और ग्रीन रिंकल मिलेगा 1। ठीक है,
यहाँ पे आप देखो, ये आप कलर देख सकते हो, ठीक है। येलो राउंड कितने मिल रहे हैं, 9 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 9 मिल रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद राउंड ग्रीन कितने मिल रहे हैं, 3। फिर आपको रिंकल येलो 3, रिंकल ग्रीन 1, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो होगा 9:3:3:1। जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो इसको रट लेना, 122 412 2 121 ऐसे करके याद रख लेना। 122 411 121 बीच में रेशियो लगा देना। मतलब यहाँ पे एक क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। दो दो क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर ऐसे करके, ठीक है। ये ऐसे करके आपको कितने रिजल्ट मिलेंगे, ये रिजल्ट मिले आपको टोटल 16 है। आप काउंट कर लो उनको, 1 और 2 3 और 1 4 और 2 6 7 4 11 और 2 13 और 2 15 और 1 16। तो ये 16 रिजल्ट हैं। 16 में से यहाँ पे बता रखा है, जैसे दो कैसे हैं, दो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर वाले, ऐसी 4 कैसे हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसे करके आ रहे हैं। तो ऐसे करके ये जीनोटाइपिक रेशियो है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। ये जीनोटाइपिक रेशियो ध्यान रखना, 122 412 और 121 ऐसे करके याद रख लेना। 122 412 121 ऐसे करके रट लेना इसको, ठीक है। बाई चांस पेपर में आ जाए, पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जब मेंडल ने 2 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या था, तो आपको बताना है 1:2:2:4:1:1:2:1:1 फिनोटाइप क्या था, 9:3:3:1 ऐसे करके इनको याद रखना है। ये वो आपसे नहीं पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रहना, इन्होंने 2 करेक्टर्स को एक साथ स्टडी किया था, डाईहाइब्रिड क्रॉस इसी को बोलते हैं। पहले इन्होंने क्या लिया, येलो राउंडेड होमोजाइगस प्लांट को ग्रीन रिंकल होमोजाइगस प्लांट से क्रॉस कराया, तो उनको F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे मिले थे, येलो राउंडेड हेट्रोजाइगस। येलो यहाँ पे डोमिनेंट है और राउंडेड भी डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट करेक्टर मिले उनको F1 जनरेशन में। फिर इनके 4 गैमेट्स बने, इनको फिर आपस में क्रॉस कराया, 4 को दूसरे प्लांट के 4 से क्रॉस कराया, तो फिर ये 16 रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो येलो राउंडेड थे। अब सेकंड जनरेशन में क्या मिल रहा है, सेकंड जनरेशन में इनको आपको देखो, पहले में तो येलो राउंडेड थे, सेकंड में ग्रीन राउंड मिल रहे हैं, ग्रीन रिंकल मिल रहे हैं, येलो रिंकल मिल रहे हैं। मतलब कोई भी करेक्टर किसी से भी मिल सकता है, उसको आज़ादी है। कोई भी करेक्टर किसी से भी क्या कर सकता है, मिल सकता है। ये इनको पूरी आज़ादी है। यहाँ पे देखो लिख रहा है ना, बिकॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ कंबाइनिंग विद एनी अदर ट्रेड, दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पे जितने भी करेक्टर हैं वो किसी भी करेक्टर से, येलो ग्रीन से भी मिल सकता है, सॉरी येलो ग्रीन से भी मिल सकता है, येलो राउंड से भी मिल सकता है, येलो रिंकल से भी मिल सकता है, किसी से भी मिल सकता है। ये जो करेक्टर है आपस में इंडिपेंडेंट है, आज़ाद हैं। ऐसा फिक्स नहीं है कि येलो हमेशा ग्रीन से ही मिलेगा, येलो हमेशा रिंकल से ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी करेक्टर से कोई सा भी करेक्टर आपस में एक दूसरे से कंबाइन कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये स्टेटमेंट दोबारा याद बता देता हूं मैं, ध्यान रखना। इसमें क्या किया है, जब 2 या 2 से अधिक करेक्टर्स को क्रॉस कराया गया तो एक करेक्टर की इनहेरिटेंस का दूसरे करेक्टर की इनहेरिटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक ये जो करेक्टर है अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई सा भी करेक्टर किसी भी करेक्टर के साथ मिल सकता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो 2-3 बार इसको सुन लेना, पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो मस्ट है, बहुत जरूरी है, याद रखना। 9331 और 122 412 121 ऐसे करके इसको रट लेना, ठीक है। रटना ही पड़ेगा और कोई आपके पास चारा नहीं है। या फिर एक काम करना, इनको आपस में क्रॉस करा के देख लेना, ये चेकर बोर्ड बना लेना, आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। इसको पुनेट स्क्वायर ही बोलते हैं, ये बना लेना। अगर भूल जाए तो इससे भी पता चल जाएगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अगर नहीं भी रट सकते तो आप कैसे भी करो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर हमारे मेंडल के तीनों नियम फिनिश हो गए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बताना, मैं और दोबारा करा दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो, ठीक है। आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। बस 1-2 बार और सुन लेना और बेसिक वाले वीडियो भी देख लेना जो पहले जो टर्मिनोलॉजी वाले करा रखे हैं। और क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी में से भी पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहीं से आएगा, ठीक है। तो हमारी ऐप आ चुकी है, लकी एजुकेशन ऐप, इसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ पर आपको नोट्स, टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जा रही हैं क्लास 10th के सिलेबस में। क्लास 10th का सिलेबस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। और आप हमारा साथ के साथ में टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हमारे आने वाले वीडियोज़ और जो भी नोटिफिकेशन हैं सारी की सारी यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 8 और ये लास्ट लेक्चर है। और आज का ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब मेंडल भाई साहब ने जो 3 एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, 3 जो अपने लॉ दिए थे, कौन कौन से लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहला वाला लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या जिसको हम प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोलते हैं, और तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स। तो ये 3 जो लॉ दिए थे इनका क्या इंपॉर्टेंस है आम लाइफ में, डेली लाइफ में, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस पर एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन दी एनी 2 इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के लॉ, जो इनहेरिटेंस के लॉ हैं, आनुवंशिकता के जो लॉ हैं, उनके आप 2-4 इंपॉर्टेंस बताइए, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंस देखते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फाइंड द डोमिनेंट करेक्टर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज many harmful and lethal recessive genes are not able to express themselves in the presence of dominant gene। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है, देखो आपने पता है कि मेंडल ने एक कॉन्सेप्ट दिया था डोमिनेंट करेक्टर का और रिसेसिव करेक्टर का। ठीक है, तो डोमिनेंट करेक्टर कौन सा होता है? जब हम F1 जनरेशन में, मतलब डोमिनेंट करेक्टर बोलता है ऐसा करेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट करेक्शन, वो डोमिनेंट करेक्टर बोलते हैं। और ऐसा करेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में नहीं शो करता है, नहीं एक्सप्रेस करता है, उसको रिसेसिव करेक्टर बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई हमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें हमें पता होना चाहिए कि डोमिनेंट करेक्टर कौन सा है और रिसेसिव करेक्टर कौन सा है, क्योंकि जो हार्मफुल और लीथल जो रिसेसिव जीन्स होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। तो हम इसको पता लगाकर, डोमिनेंट करेक्टर का पता लगाकर आगे एक ऐसी नस्ल तैयार कर सकते हैं जहाँ पर ये जो रिसेसिव करेक्टर हैं, यहाँ पे ये जो लीथल और हार्मफुल जीन्स हैं, इनको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, इनका प्रभाव कम कर सकते हैं। दूसरा इनका ये इंपॉर्टेंस है कि जीन कॉन्सेप्ट वाज प्रूव्ड बाई मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये जीन का जो कॉन्सेप्ट है इसको किसने प्रूव किया था? मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने बताया था। क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बताया गया था कि F1 जनरेशन में जैसे सारे के सारे जैसे प्लांट थे वो कैसे थे? हेट्रोजाइगस टॉल थे। फिर F1 जनरेशन के बाद जब गैमेट बनते हैं, टॉल और ड्वार्फ, ये दोनों के दोनों करेक्टर अलग अलग हो जाते हैं। दोनों के दोनों ये जीन के जो एलील हैं ये क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। एक एलील टॉल के लिए होता है और दूसरा ड्वार्फ के लिए होता है। तो ये जो सेग्रीगेशन वाला है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स है, इसका कॉन्सेप्ट भी किससे प्रूव हुआ, या ये जीन वाला कॉन्सेप्ट है किससे प्रूव हुआ था? मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से ही प्रूव हुआ था। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन 1 जीन हैज़ 2 अलील्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अनुसार एक जो जीन होता है उसमें कितने अलील होते हैं? 2 अलील होते हैं। जैसे एक जीन हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस टॉल का, तो उसके अलील कौन से हो गए? कैपिटल टी और स्मॉल टी। एंड दे कंट्रोल 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। देखो ये क्या बता रहे हैं कि एक जीन है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस टॉल है, एक जीन है, इसके 2 अलील है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, और ये दोनों के दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। कैपिटल टी टॉल वाले कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, स्मॉल टी ड्वार्फ वाले कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। सिंपल है। तो ये क्या बता रहे हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के आधार पर एक जीन के 2 अलील्स होते हैं और दोनों के दोनों 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अपीयरेंस ऑफ न्यू ट्रेड्स कैन बी ईजिली फाइंड आउट या ईजिली एक्सप्लेन विद दीज नोज। जो नए नए ट्रेड्स आते हैं, अब आपको पता है F1 जनरेशन में कई सारे ट्रेड्स दिखते नहीं हैं। F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट करेक्टर ही शो करते हैं, मगर F2 जो जनरेशन है उसमें हमने देखा था F2 जनरेशन में जो रिसेसिव करेक्टर है वो भी अपने आप को क्या करता है? शो करता है। ये चीज़ हमने देखी थी किसमें? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। तो यहाँ पर जो नए नए ट्रेड्स होते हैं, नए नए जो लक्षण होते हैं, उनको भी इन लॉज की सहायता से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि क्यों ये जो नए नए कैरेक्टर्स हैं निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी समझा जा सकता है किसकी सहायता से? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स लॉ, मेंडल के लॉ की सहायता से डिजीज रेजिस्टेंट एंड हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स कैन बी डेवलप। बहुत बड़ी बात है यहाँ पे बताई जा रही है कि मेंडल के लॉ का इस्तेमाल करते हुए, मेंडल के नियमों का इस्तेमाल करते हुए हम ऐसी फसलों का मतलब उत्पादन कर सकते हैं जो डिजीज रेजिस्टेंट हों। डिजीज रेजिस्टेंट का मतलब है जिनको बीमारियाँ, जिनको कीड़े मकोड़े, पेस्ट नुकसान ना पहुँचा सकें, बीमारी ना हो सके, और हाई यील्डिंग वेराइटीज। हाई यील्डिंग वेराइटी का मतलब है ज़्यादा उत्पादन देने वाली फसलों को हम डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स लॉ। और आज की डेट में आ भी रही हैं। आपने सुना होगा जीएम क्रॉप आ चुकी हैं जिनको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ऐसी होती हैं जिनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, यील्ड बहुत ज़्यादा होती है। यील्ड का मतलब उत्पादन ज़्यादा होता है, और साथ के साथ में वो क्रॉप डिजीज रेजिस्टेंट होती हैं। तो कॉटन की ऐसी वेराइटी आ चुकी है बीटी कॉटन के नाम से, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। बीटी ब्रिंजल बैंगन की भी है। तो ऐसे करके साइंटिस्ट जो हैं इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी वाले जो हैं या एग्रीकल्चर फील्ड में जो काम कर रहे हैं वो ऐसे सीड डेवलप कर रहे हैं जो कैसे हैं? जेनेटिकली
जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उनके जीन्स को मॉडिफाई किया गया है और हाई यील्डिंग, हाई वेराइटीज़ और डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेंडल के जो लॉ हैं बहुत ही बड़ा इनका क्या है योगदान है, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसकी सहायता से आपको पता है 1966 और 67 में भारत में एक रेवोल्यूशन आई थी। कौन सी रेवोल्यूशन आई थी? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान ये जो हाई यील्डिंग वेराइटी क्रॉप्स हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स डेवलप किए गए थे और उनको यूज़ किया गया था, जिसके बाद हमारा देश किसके मामले में, ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो गया। आपको पता है उससे पहले हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि हम दूसरों से मतलब गेहूं बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, स्पेशली अमेरिका से इंपोर्ट करते थे। मगर ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद इंडिया की कंडीशन कैसी हो गई? सेल्फ सफिशिएंट, मतलब अब हम आत्मनिर्भर हैं अपने ऊपर। ठीक है, तो ये पॉसिबल किसके हिसाब से हो पाया? हाई यील्डिंग वेराइटी क्रॉप्स के आधार पर ये हो पाया। और ये हाई यील्डिंग वेराइटी क्रॉप्स जो डेवलप की गई हैं उनमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। एक लास्ट इंपॉर्टेंस है, ये ब्रांच ऑफ साइंस जिसको बोलते हैं यूजेनिक्स। क्या बोलते हैं? यूजेनिक्स रिलेटेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज बेस्ड ऑन मेंडल्स लॉ। एक साइंस की ब्रांच है यूजेनिक्स एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जहाँ पर ह्यूमन रेस को डेवलप किया जाता है। ह्यूमन रेस डेवलप करने से क्या मतलब है? ह्यूमन रेस डेवलप करने से मतलब है अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से मतलब आने वाली जनरेशन को डिजाइन कर सकते हैं, आने वाली जनरेशन का रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। कैसे? हम मतलब ऐसी ब्रीड तैयार कर सकते हैं कि ऐसी नस्ल तैयार कर सकते हैं जिसमें कोई खराबी ना हो, जिसमें कोई नेगेटिव चीज़ ना हो, मतलब अच्छे हष्ट पुष्ट मतलब एक नई नस्ल तैयार कर सकते हैं। और वो नई नस्ल तैयार जो होगी वो भी किसके आधार पर होगी? मेंडल्स के लॉ के आधार पर ही होगी। ठीक है, तो यूजेनिक्स क्या है? यूजेनिक्स इज द साइंस of improving human species by selectively mating people with specific desirable hereditary traits. It aims to reduce human suffering by breeding out disease, disabilities and so called undesirable characteristics from a human population. Early supporter of eugenics believed people inherited mental illness, criminal tendencies, even poverty, and that these conditions could be bred out ऑफ जीन पूल। यहाँ पर ये बताया जा रहा है यूजेनिक्स एक ऐसी साइंस है जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इंसान के अंदर जो भी नेगेटिव चीज़ होती हैं, जो भी बीमारियाँ होती हैं, उनके जीन्स को हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। जो भी मतलब नेगेटिव चीज़ें आपको किसी में दिखाई दे रही हैं, जो भी नेगेटिव बीमारियाँ हों या जो भी मतलब क्रिमिनल टेंडेंसी से संबंधित बहुत सारी चीज़ जो नेगेटिव चीज़ें, हम उनको क्या कर सकते हैं? उनकी जीन को हटा सकते हैं, ब्रेड आउट कर सकते हैं, एक नई जीन तैयार कर सकते हैं, एक नई नस्ल तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर जो यूजेनिक्स जो है, जो ह्यूमन स्पीसीज को क्या करती है? डेवलप करती है। वो पूरी की पूरी साइंस किस पर आधारित है? मेंडल्स के लॉ पर ही आधारित है। तो अभी तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आना बाकी हैं। सोचो अगर ऐसा हो गया तो फ्यूचर में आने वाले हमारे जो मतलब जनरेशन होगी, हम भी अपने बच्चों को प्लान कर सकेंगे कि हाँ यार हमें कैसा बच्चे चाहिए। अगर किसी के मान लो जेनेटिक बीमारी है, बहुत सारी आपने सुना होगा जेनेटिक डिजीज होती है बहुत सारे लोगों को, जो एक जनरेशन से माता पिता से बच्चों को, बच्चों से उनके बच्चों को ऐसे ट्रांसफ़र होती रहती हैं। अगर यहाँ पर और सफलता हमें मिल गई तो ये बीमारियों को हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। स्पेशली कौन सी बीमारियों को? जेनेटिकल वाली बीमारियों को। अगर इसमें और ज़्यादा हमें आगे सफलता मिलती है, हम और बेटर ह्यूमन पॉपुलेशन, बेटर ह्यूमन स्पीसीज डेवलप कर सकते हैं आने वाले समय में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, और यहाँ पर पूरा की पूरा किसको क्रेडिट जाता है इन सब चीज़ों में? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को जाता है। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हुआ। बायोलॉजी के हमारे 3 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं, एक चैप्टर बायो का और बचा है, उसको हम आने वाले 2-4 दिनों में भी उसको हम फिनिश कर देंगे। तो इस प्रकार बायोलॉजी का पूरी तरह से एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमारी ऐप लक्की एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर, मिनिमम प्राइस पर क्वालिटी एजुकेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। आप ज्वाइन करें, अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन कराएं, अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं उनको ज्वाइन कराएं। साथ ही साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल लक्की एजुकेशन भी आप ज्वाइन करो, ताकि आपको जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो वहाँ पे मिलती रहेंगी। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे जेनेटिक्स का एक टॉपिक रह गया था हमारा, बैक क्रॉस के 2 टाइप्स, टेस्ट क्रॉस एंड ओपन क्रॉस। हालांकि इनकी मैंने डेफिनेशन बता दी थी, मगर इनका थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देखेंगे विद डायग्राम। ठीक है, तो वो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। तो आई एम श्योर आपको वो डेफिनेशन सारी की सारी याद होंगी। स्टार्टिंग में मैंने 2 लेक्चर्स बनाए थे टर्मिनोलॉजी वाले,
तो आपने वो देखे होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। फिर भी ये बच्चों कुछ टॉपिक भी हम ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे पहले ये डायग्राम एक अपने माइंड में याद रखना। हमने ये डायग्राम देखा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, देखा था ये वाला। क्या किया था हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में? हमने एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया। दोनों के दोनों कैसे थे? होमोजाइगस थे। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो, अगर आपको सेम टाइप के अलील मिले तो इसको तो हम बोलते हैं होमोजाइगस, और आपको अलग अलग टाइप के अलील मिले जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों अलील अलग अलग हैं, ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने होमोजाइगस टॉल प्लांट लिया और होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट लिया। ड्वार्फ ऑब्वियसली होमोजाइगस ही होता है, ठीक है। अच्छा, और जब इनको हमने क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने के लिए पहले ये दो प्लांट लिए। प्लांट लेने के बाद इनके गैमेट्स बनेंगे। गैमेट क्या है? यहाँ पे एक टी आ जाएगा और यहाँ पे एक टी आ जाएगा, मतलब कैपिटल में से एक टी ले लो और इधर दोनों में से एक टी ले लो, ये इनके गैमेट्स हो गए। फिर इनके बीच में क्रॉस कराया और क्रॉस कराने पर हमें F1 जनरेशन में जो प्लांट मिले वो कैसे थे? हेट्रोजाइगस टॉल। मतलब सारे के सारे प्लांट F1 जनरेशन में कैसे मिल रहे हैं? F1 टॉल मिल रहे हैं, मतलब सॉरी टॉल प्लांट मिल रहे हैं, वो भी कैसे हैं? हेट्रोजाइगस। तो ये जो F1 जनरेशन में जो रिजल्ट मिला है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि F1 जनरेशन में क्या हुआ था जब मेंडल ने होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट को क्या कराया था? क्रॉस कराया था, ठीक है। तो F1 जनरेशन में उसको सारे के सारे प्लांट कैसे मिले थे? हेट्रोजाइगस टॉल। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम बैक क्रॉस देखते हैं कि बैक क्रॉस किसे कहते हैं, इसको समझते हैं डिटेल में। तो व्हेन F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद आइदर ऑफ द पेरेंट कैपिटल टी और स्मॉल टी देन इट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। ध्यान दो यहाँ पे, F1 जनरेशन में क्या मिला था? कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये F1 जनरेशन हो गई। तो जब हम F1 जनरेशन को या तो हम इसके साथ क्रॉस करा दें या इसके साथ क्रॉस करा दें, मतलब किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करा दो, या तो डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ या रिसेसिव कैरेक्टर के साथ क्रॉस करा दो, तो ऐसे क्रॉस को क्या बोलते हैं? बैक। कैसा क्रॉस बोलते हैं? बैक। हो रहा है ना बैक भाई। इनको क्रॉस कराने पर तो ये हम आगे बढ़े, मगर ये कह रहे हैं कि जो F1 जनरेशन मिली है इसको चाहे तो इससे ड्वार्फ वाले कैरेक्टर से या टॉल वाले से क्या करा दो? क्रॉस करा दो। तो ऐसा क्रॉस क्या कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाता है, ठीक है। तो व्हेन F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद आइदर ऑफ द पेरेंट, या तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, देन इट इज कॉल्ड बैक क्रॉस, ठीक है। या तो डोमिनेंट वाले के साथ कराओ क्रॉस या रिसेसिव वाले के साथ क्रॉस कराओ F1 जनरेशन को, इसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस के दो प्रकार होते हैं, एक होता है आउट क्रॉस और दूसरा होता है टेस्ट क्रॉस। हाँ, ध्यान रखना, आउट क्रॉस भी क्या है? बैक क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस भी क्या है? बैक क्रॉस है। मगर बैक क्रॉस, ध्यान रखना, आउट ये मतलब दोनों के दोनों इसी में आते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब हम देखेंगे आउट क्रॉस के बारे में। आउट क्रॉस क्या होता है? तो व्हेन F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद डोमिनेंट पेरेंट सच क्रॉस इज कॉल्ड आउट क्रॉस। तो ध्यान देना, आउट क्रॉस में मतलब जो F1 जनरेशन है उसको डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ क्रॉस कराते हैं, जबकि टेस्ट क्रॉस में F1 जनरेशन को हम रिसेसिव कैरेक्टर के साथ या रिसेसिव पेरेंट के साथ क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। दोबारा मैं बता रहा हूँ, आउट क्रॉस में हम जो F1 जनरेशन है उसको क्रॉस कराएंगे किसके साथ? डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ। टेस्ट क्रॉस में हम F1 जनरेशन को क्रॉस कराएंगे रिसेसिव कैरेक्टर के साथ। अब यही चीज़ हम देखते हैं। तो देखो आउट क्रॉस क्या डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो व्हेन F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद डोमिनेंट पेरेंट सच क्रॉस इज कॉल्ड आउट क्रॉस। तो डोमिनेंट पेरेंट टी कैपिटल टी क्या है? ये डोमिनेंट पेरेंट है। अब यहाँ पे जो जितने भी ऑफ स्प्रिंग मिलेंगे, जब ये क्रॉस कराएंगे तो जितने भी ऑफ स्प्रिंग मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? टॉल प्लांट्स। कैसे मिलेंगे अभी हम देखेंगे। तो ऑल ऑफ स्प्रिंग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस क्रॉस वर टॉल प्लांट्स। तो आउट क्रॉस कराने पर यहाँ पे देखो, ये हमने आउट क्रॉस कराया है, तो ये तो आपको पता है गैमेट्स बन गए। क्या बन गए? गैमेट्स बन गए F1 जनरेशन से। अब गैमेट्स कैसे? जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, F1 जनरेशन में क्या था? F1 जनरेशन में था कैपिटल टी स्मॉल टी। गैमेट बनेंगे तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। यहाँ पे तो सेम टाइप के हैं, कैपिटल टी ये टॉल है, डोमिनेंट पेरेंट है, इसका गैमेट क्या बन जाएगा? कैपिटल टी। अब इनको क्रॉस कराओ, देखो टी को इसके साथ और इसको इसके साथ। तो इसको टी को टी से कराएंगे तो कैपिटल टी, स्मॉल टी को टी से कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये मिला हमें रिजल्ट है। तो यहाँ पे देखो, ये टेबल बना के भी मैंने दिखा दिए। यहाँ पर एक कैपिटल टी ले ली और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों को किसके साथ क्रॉस करा रहे हैं? इसके साथ है। तो कैपिटल टी क्या हो जाएगा?
कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये रिजल्ट में दो हमें रिजल्ट मिले, एक तो कैपिटल टी और एक कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब जहाँ पे कैपिटल टी आया तो प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा, बस इतना ध्यान रखना। यहाँ तो टॉल है ही, यहाँ पर भी क्या होगा, टॉल। ये ड्वार्फ वाला कैरेक्टर यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो देखें तो सारे के सारे प्लांट कैसे हैं, टॉल हैं। जीनोटाइपिक रेशियो देखें तो 1:1, क्योंकि 50% कैसे हैं, होमोजाइगस टॉल हैं, और 50% कैसे हैं, हेट्रोजाइगस टॉल है। तो ये डायग्राम आपको बना के आना है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑफस्प्रिंग कैसे हैं, टॉल प्लांट है, जिसमें से 50% होमोजाइगस टॉल हैं और 50% कैसे हैं, हेट्रोजाइगस टॉल हैं। तो ये हो गया हमारा आउट क्रॉस। कौन सा क्रॉस हो गया, आउट क्रॉस। अब बचा हमारा टेस्ट क्रॉस, बिल्कुल सिमिलर है। तो टेस्ट क्रॉस में हम क्या करेंगे कि जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसको क्रॉस कराएंगे रिसेसिव प्लांट के साथ। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे इसको सही कर लेना, स्मॉल टी कर देना। क्या कर देना, स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, F1 जनरेशन को किसके साथ क्रॉस कराया जा रहा है, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जा रहा है। तो जब इसके गैमेट्स बनेंगे तो इधर क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी में से एक टी यहाँ पे ले लो, ये भी आ जाएगा स्मॉल टी। तो ये गैमेट्स बन गए। अब इनको आपस में क्रॉस कराओ, कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी, स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल टी। तो यहाँ पर क्या रेशियो मिल रहा है, देखो यहाँ पर भी हमें 50-50%। ये तो टॉल प्लांट हो गए और ये ड्वार्फ प्लांट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 50% है। फिनोटाइपिक में 50% टॉल और 50% ड्वार्फ। जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 मतलब 50% कैसे हैं, 50% तो ये हैं आपके हेट्रोजाइगस टॉल, और 50% कैसे हैं, 50% है आपके टोटली ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है किसमें, टेस्ट क्रॉस में। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे क्रॉस करें, ध्यान रखना। और हमारी एप्लीकेशन आ चुकी है लकी एजुकेशन ऐप, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारे स्मार्ट कोर्सेज हमने लॉन्च कर रखे हैं, तो उनको आप उनका फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, नोट्स प्लस वीडियोज़ प्लस टेस्ट, सारी चीज़ अवेलेबल है। और साथ के साथ में हमारा चैनल लकी एजुकेशन, ये टेलीग्राम चैनल, इसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।